वेलकम टू एल्विस्टेक। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डेवऑप्स बैच का आज फर्स्ट सेशन है और इसको ओरिएंटेशन सेशन मैंने इसलिए डिक्लेयर किया हुआ है क्योंकि इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन सेशन जिसमें आप लोगों को अपने कोर्स से रिलेटेड और जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे अब एक डेवऑप्स के टूल्स के अंदर उनसे रिलेटेड आपको एक ओवरव्यू देंगे और उसके बाद आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो हम वो अटेंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें मैं आपको सबसे पहले अपना ट्रेनर इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम उस्मान है एंड आई एम AWS एंड डेवऑप्स ट्रेनर। मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग्स में और वैसे डेवऑप्स के अंदर जो है मुझे तकरीबन कुछ 3.5 साल हो चुके हैं डेवऑप्स के अंदर काम करते हुए। और वैसे ओवरऑल मेरा 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन IT इंडस्ट्री। जो डेवऑप्स से रिलेटेड आज का सेशन है उसमें हम लोग सबसे पहले डेवऑप्स से रिलेटेड मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक टूल को डिस्कस करेंगे जो इस कोर्स के अंदर हम लोग डेवऑप्स में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉकर्स होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम जेंकिंस को डिस्कस करेंगे, उसकी कोर्स आउटलाइन को भी डिस्कस करेंगे, फिर एंसिबल कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, टेराफॉर्म का इंट्रोडक्शन और उसकी आउटलाइन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद लिनक्स का इंट्रोडक्शन होगा और कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। ये जो इंट्रोडक्शन होगा और ये जो इसकी कोर्स आउटलाइन को डिस्कशन करेंगे वो तंजील साहब हैं हमारे लिनक्स के ट्रेनर, वो इसको लेके चलेंगे। उसके बाद क्यूबरनेटीज का इंट्रोडक्शन और कोर्स आउटलाइन है जिसको हमारे ट्रेनर है जमशेद साहब वो डिस्कस करेंगे और आप लोगों को अपने कोर्स से रिलेटेड बताएंगे। उसके बाद फिर हम गिट और गिटहब का इंट्रोडक्शन और कोर्स आउटलाइन लेंगे। इसके लिए भी हमारे एक और ट्रेनर हैं वजाहत साहब, वो डिस्कस करेंगे और कोर्स आउटलाइन को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि वो इस पूरे कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं और उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन आंसर होंगे तो हम वो भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस दफ़ा मैंने अपने कोर्स को थोड़ा सा चेंज इस सेंस में किया है कि हम लोग पहले पूरा का पूरा डेवऑप्स का कोर्स मैं ही पढ़ा रहा था और मेरे 3 बैचेस अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। इट्स माय 4th बैच जिसमें ये सारे टूल्स हम लोग मैं ही कवर करता था, सारे टूल्स मैं ही पढ़ाता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज इस सेंस में किया है हम लोगों ने कि मार्केट के एक्सपर्ट्स जो लिनक्स से रिलेटेड हमारे पास हैं, तंजील साहब हैं, काफ़ी अरसे से काम करें लिनक्स में, वो जो भी लिनक्स का पार्ट है वो कवर करेंगे। मैंने इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप लोगों को हर टूल का जो जो डेवऑप्स से रिलेटेड मेजरली मार्केट में यूज हो रहे हैं उनका एक ओवरव्यू मिले, आप लोगों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिले, जिससे आप लोग अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं टूवर्ड्स डेवऑप्स, टूवर्ड्स क्लाउड कंप्यूटिंग, टूवर्ड्स सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और इस तरफ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सो यू कैन इजीली ट्रांसफॉर्म इट। मैं आपको अपनी पर्सनली तौर पे एग्जांपल दूंगा। ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए होती है कि मोटिवेशन इंक्रीज करने के लिए, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है इस सेंस में। मैंने तकरीबन कोई 3 साल 2.5-3 साल पहले अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया था टूवर्ड्स डेवऑप्स फ्रॉम IT। मैं नेटवर्क्स और वॉइप में काम करता रहा हूँ। जो मुझे जानते हैं उनको आइडिया होगा कि मैं किस कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी पाकिस्तान की, जिस कंपनी में काम करते हुए मैंने अपनी लर्निंग स्टार्ट की थी। मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम AWS, Amazon वेब सर्विसेज से स्टार्ट किया था और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की मैंने सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेशन भी की। एंड देन आई विल मूव टूवर्ड्स लर्निंग कि मैंने डेवऑप्स के टूल्स सीखे, डॉकर्स, एंसिबल, जेंकिंस, ये सारे टूल्स सीखने के बाद मैंने छोटी छोटी एप्लीकेशंस उसके ऊपर डिप्लॉय करना शुरू की थी। और जो मेरी लर्निंग थी वो बड़ी सेग्रीगेटेड थी, यानी कि मैंने कुछ यूट्यूब से पकड़ लिए, कुछ यूडेमी से कुछ कोर्सेज उठा के उनसे तैयारी की, लेकिन बड़ी सेग्रीगेटेड थी। उससे एक प्रॉपर आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या आपको एक ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे आप प्रॉपर तरीके से लेके चल सकें और अपनी फ्रॉम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको एक प्रॉपर कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा हो, कोई कहते हैं ना कि उंगली पकड़ के लेके जा रहा हो, ऐसी चीज़ नहीं थी उस टाइम, जो कि शायद होगी। यानी कि मैंने जितने मेरे सर्कल में थे कोई मुझे ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली। लेकिन AWS की ट्रेनिंग मैंने भी ली, उसके बाद फिर मैंने उसको लेके चला और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं सर्टिफाइड भी हुआ। लेकिन मेरे इस कोर्स को इसलिए डिज़ाइन किया है और इस सेंस में किया है कि अगर किसी ने डेवऑप्स में ट्रांसफॉर्म होना तो उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल के, उसको पूरी तरह से गाइड किया जाए
और वो प्रॉपर तरीके से चल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो कोर्स आउटलाइन है जिसको हम लेके चलेंगे, कल से हमारा सेशन स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल लिनक्स से। बिकॉज लिनक्स इज द पार्ट कि जिसमें मेरा ख्याल है, पर्सनल मेरा व्यू है कि उसके बगैर डेवऑप्स में आपके लिए सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। तो लिनक्स में हम लोग जो चीजें कवर करेंगे वो तो आपको तंजील साहब बताएंगे, लेकिन बड़े बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो कोर्स के अंदर ऑडियंस है वो मिक्स है। कोई किसी के लिए बिल्कुल लिनक्स और ये जो डेवऑप्स है बिल्कुल न्यू है, किसी ने एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीखा हुआ है, उनको पता है, और कुछ ने ज्यादा काम भी किया होगा। लेकिन इसको लेके चलने के लिए हम लोगों ने बिल्कुल उसको बेसिक से स्टार्ट करना है। बहुत बेसिक से लिनक्स स्टार्ट होगी और फिर उसके बाद वो उसमें कुछ एडवांस टॉपिक्स भी ऐड होंगे। फिर इसी तरह बाकी टूल से रिलेटेड भी है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो ये है कि लिनक्स से फिर मेरा मेरा पर्सनल होता है कि हम लिनक्स के बाद स्टार्ट करेंगे डॉकर्स। डॉकर के बाद हम स्टार्ट करेंगे गिट एंड गिट हब, बिकॉज गिट एंड गिट हब वाला पार्ट जो है वो मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था बिकॉज आई नो दैट डेवऑप्स पर्सन के लिए उतने लेवल के ऊपर जो है गिट और गिटहब नहीं यूज होती जिस लेवल के ऊपर जो है वो डेवलपर्स यूज कर रहे होते हैं। लेकिन एटलीस्ट हमें पता हो कि गिट को कैसे यूज करते हैं, गिट बैश को कैसे यूज करते हैं, गिट हब के ऊपर कैसे काम करते हैं, और अदर जो रिमोट रिपोजिटरीज उनके ऊपर कैसे काम किया जाता है। So then we will move on to the Jenkins part. Jenkins is very important. आप लोगों ने बहुत नाम सुना है CI/CD, जो CI/CD पाइपलाइंस क्रिएट होती हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम मोस्टली जेंकिंस के थ्रू कर रहे होते हैं। और भी CI टूल्स हैं, इट्स अ CI टूल, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन टूल है। लेकिन ये कि जेंकिंस ज्यादा पॉपुलर है, इट्स अ ओपन सोर्स। इससे रिलेटेड भी मैं आपको भी जब इंट्रोडक्शन आएगा उसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। उसके बाद फिर एंसिबल है। एंसिबल के बारे में भी आपको मैं जब उसका पार्ट आता है बताता हूँ। तो कि कोर्स आउटलाइन का बता रहा हूँ कि हमारा कोर्स किस तरह से चलेगा। उसके बाद एंसिबल के बाद हम टेराफॉर्म के ऊपर आएंगे, और टेराफॉर्म के बाद फिर क्यूबरनेटिस का पार्ट आएगा, और इस तरह से हमारा कोर्स कंटेंट जो है वो कंप्लीट होगा। मेरा मेरा पर्सनली एक आइडिया है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ, कमिट करना अपनी जगह होती है, लेकिन एक चीज कमिट कर देना सबके सामने, वो इसका बेनिफिट ये होता है कि उसमें मोटिवेशन मिलती है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर मुझे कहीं टाइम मिला सो आई विल ऐड अनदर टूल डेवऑप्स का जो मॉनिटरिंग के लिए यूज होता होगा। अभी मैंने कंफर्म नहीं किया, माइट भी वो ELK भी हो सकता है। ELK को इतने शॉर्ट फ्रेम में कवर करना थोड़ा टफ होता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ELK से वैसे बनता है इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश एंड किबाना, वो टूल्स हैं, उनको हम कवर कर सकते हैं। या फिर दो और मॉनिटरिंग टूल्स हैं, प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, माइट भी मैं उनको इंक्लूड कर लूं। अभी वो इंक्लूडेड नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो आप लोगों को वो भी मिल सकता है। सो बैक टू माय टॉपिक। सबसे पहले डेवऑप्स का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आप लोगों को डेवऑप्स से रिलेटेड मैं बता दूं। डेवऑप्स है क्या? डेवऑप्स एक पूरा लाइफ साइकिल है, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसको कहते हैं। जब भी किसी भी कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, यानी कि डेवलपमेंट लेवल से गुजर गया है, अब वो डिप्लॉयमेंट लेवल के ऊपर आना है, तो एक इट्स अ कंप्लीट लाइफ साइकिल। उस लाइफ साइकिल को हम लोग एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। और वो स्टार्ट होता है हमेशा प्लानिंग से, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपने क्रिएट करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टीम, आपकी मैनेजमेंट बैठ के प्लान करती है, एंड देन फिर उसको एनालाइज होता है, डिजाइन, इसी तरह ये सारे स्टेप्स, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस, और ये कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है जो कि हमेशा चलता रहता है, बिकॉज नए फीचर आते रहते हैं, नई चीजें डिप्लॉय होती रहती हैं। सो ये सब चीजें हम लोग जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसके अंदर ये फेस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो आमतौर पे एक चैलेंज लिया जाता है, जिस वजह से हर दफा आप लोगों ने शायद एग्जांपल सुनी भी होगी डेवऑप्स से रिलेटेड, कि बहुत सारे क्लैशेस आते थे बिटवीन डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस। यानी कि डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के इश्यूज ये आते थे कि डेवलपमेंट टीम कहती थी कि हमारे पास लोकली सॉफ्टवेयर तो चल रहा है, ऑपरेशंस कहते थे हमने आप लोगों का जब एप्लीकेशन, आप लोगों का कोड लाइव किया है इन प्रोडक्शन सर्वर, तो वहां पर नहीं वो चल रहा, बहुत इश्यूज आ रहे हैं, या मैं प्रोडक्शन नहीं कहता, चलिए स्टेजिंग कह लेते हैं, तो वहां पर आपके इश्यूज आ रहे हैं। सो इसको सामा पिस्ता से करते हैं कि इन तमाम क्लैशेस को दूर करना, इन चीजों को मैनेज करने और इन चीजों को लेके चलने के लिए ये जिसका म्यूट नहीं है काइंडली प्लीज म्यूट कर लें। उजैर आप प्लीज इस चीज को मेक श्योर करो। उजैर आपको आवाज आ रही है? ओके, वापिस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर।
अच्छा, वो फ्लो जो है ना वो टूट जाता है, इस वजह से प्लीज आप लोग थोड़े म्यूट रखें। आप लोग जैसे क्वेश्चन होंगे आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, इसमें हैंड रेज की ऑप्शन होती है, मैं आप क्वेश्चन साथ भी ले सकता हूँ, आप लोगों को खुद भी कह दूंगा, आप लोग चैट में भी मैसेज भेज सकते हैं, एंड देन मैं आपसे क्वेश्चन करता रहूंगा साथ साथ, बट एक फ्लो जो होता है ना वो ब्रेक हो जाता है इसलिए। ओके, सो डेवऑप्स का मेनली पर्पस क्या है? इंडस्ट्री के अंदर ये सोल्यूशन निकाला गया था कि एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसको एटलीस्ट डेवलपमेंट की एक लाइफ साइकिल का आइडिया होना चाहिए, और उसको डिप्लॉयमेंट का तो आइडिया होता है। तो डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम लोग डेवलपर्स और ऑपरेशंस टीम का एक पर्सन जिसको ये चीजें का नॉलेज है, एटलीस्ट उसको पता है कि अगर किसी एप्लीकेशन है लाइव होना, उसके लिए पैकेजेस कौन से चाहिए, डिपेंडेंसीज कौन सी हैं, लाइब्रेरीज कौन सी यूज हो रही हैं, कौन से क्या नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये चलना है, ये सारे प्रोसेस को वो का हाउनो रखता है, एंड देन वो इतना कैपेबल होता है कि वो उसको डिप्लॉय कर सकता है। तो जो डेवॉप्स का पर्सन है वो डेवलपर्स को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है जो बहुत क्लोज टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो। मैं इसकी हमेशा एग्जांपल देता हूँ, डॉकर्स। डॉकर ने ये सारे इश्यूज को इस तरह रिजॉल्व कर लिया है कि आपका वही एनवायरनमेंट, वही कंटेनर, वही इमेज जो आप यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन और फॉर द स्टेजिंग एनवायरनमेंट, वही आपका डेवलपर भी अपने लोकल लैपटॉप पे भी यूज कर सकता है। और उसको वही पैकेजेस, यानी कि अगर आपको एक एप्लीकेशन है, मजेंटो बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके लिए पीएचपी स्पेसिफिक रिक्वायर्ड है, माईएसक्यूएल का स्पेसिफिक वर्जन रिक्वायर्ड है, इलास्टिक सर्च को यूज कर रहे हैं, रेडिस यूज कर रहे हैं, या और भी कुछ चीजें यूज कर रहे हैं, तो वो सब चीजों के एक यानी कि सॉफ्टवेयर के कंटेनर्स क्रिएट करके डेवलपर्स को भी लाइट वेट कंटेनर्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं, और स्पेसिफिक वर्जन के वो वही वाले वर्जन होंगे जो जो स्टेजिंग के ऊपर होंगे। जब इस एनवायरनमेंट के ऊपर कोई डेवलपर अपनी प्रोडक्शन या अपनी डेवलपमेंट करता है, तो उसके बाद जब वो एप्लीकेशन लाइव होने के लिए होती है, तो वो उसको सिर्फ एक अपने कोड को पैक करना है, और उसके बाद उसको ऑपरेशंस टीम जो है उसको डिप्लॉय कर देगी इन इन स्टेजिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। सो ये इश्यूज भी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिस जिन इश्यूज को डेवऑप्स ने रिजॉल्व किया है। डेवऑप्स जो है वो मैंने बताया ना कि उनको एटलीस्ट समहाउ डेवलपमेंट की जो डेवलपर्स हैं उनकी जो लोकली चीजें यूज हो रही हैं उनका आइडिया भी होता है, उनको नेटवर्क्स का आइडिया भी होता है, उनको लिनक्स का भी आइडिया है। तो ये सब चीजें स्मूथ होने के लिए एक ये टीम के अंदर डेवलपर्स, हर डेवलपमेंट टीम में, अब सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर पाकिस्तान में भी एक दो डेवऑप्स के पर्सन जरूर हर टीम के अंदर होते हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर एक इंक्लूड किया जाता है। तो जिस क्लाइंट के साथ या जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, हम लोग की तकरीबन कोई मोर देन 35 जो है डेवऑप्स पर्सन हैं, जो डिफरेंट क्लाइंट्स को जो है वो सर्व कर रहे हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके इश्यूज रिजॉल्व कर रहे हैं, उनको नई चीजें डिप्लॉय करके दे रहे हैं। तो ये सब चीजें डेवऑप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेवऑप्स के अंदर जो आमतौर पे डेफिनेशंस ली जाती है, मैं उन डेफिनेशंस को नहीं पढ़ूंगा, आप लोग को स्लाइड शेयर कर दी जाएंगी, आप लोग उसको पढ़ लेना। लेकिन यही सब चीजें हैं जो एक डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल को मेक श्योर करता है कि एक डेवलपर जब भी कोई कोड किसी भी रिपोजिटरी के अंदर रखता है, तो वो एक प्रॉपर पाइपलाइन के अंदर से तमाम स्टेजेस में से गुजर के प्रोडक्शन तक डिप्लॉय हो, स्मूथली तरीके से डिप्लॉय हो, और अगर इनकेस कोई इशू हो तो वो उसको हाईलाइट किया जा सके। ये सारा प्रोसेस जो है वो डेवऑप्स पर्सन ही डिजाइन करता है। डेवऑप्स के अंदर जो टूल्स यूज होते हैं, जो फेजेस यूज होते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारे प्लानिंग से स्टार्ट होता है, कोडिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, ये सारे प्रोसेस के अंदर मल्टीपल डेवऑप्स के टूल्स यूज होते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे भी कई टूल्स हैं जिनका शायद मैं आप लोगों ने भी नाम ना सुना हो, और आमतौर पे वो डेवऑप्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो भी रहे हैं, लेकिन जो मेजर टूल्स मैंने इस कोर्स के अंदर कवर कर रहे हैं, हम लोग लेके चल रहे हैं, ये वो टूल्स हैं जो मार्केट में आमतौर पे यूज हो रहे हैं। मैं आपको रियली ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंटली मैं जिस भी क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, हम लोगों को इंटरव्यूज भी लेने होते हैं। जब मैं इंटरव्यूज ले रहा होता हूँ तो मैं मोस्टली ये नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कईयों को डेवऑप्स के प्रॉपर टूल्स पर उन्होंने काम नहीं किया हुआ। तो जब आप ये काम अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ एक थ्योरी यानी कि ये पता होना कि भाई एंसिबल है, एंसिबल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, इट्स नॉट मोर देन इनफ। आपको पता तो हो कि भाई एजेंट इसमें कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे आप कॉन्फ़िगर करते हो, प्लेबुक्स कैसे लिखते हो, प्लेबुक्स और रोल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब चीजें कम से कम पता तो हो, आपने इम्प्लीमेंटेशन तो की हो। तो ये मैंने आमतौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ एक डेफिनेशन को रखने से आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं आता, आपको सिर्फ पता होना ये
इंट्रोडक्शन लेवल की डिटेल्स तक आपके लिए यानी कि आपको पता होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी इसकी होनी जरूरी है, ताकि आपने कम से कम कोई एक दो एप्लीकेशंस या कहीं पर अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर ही जो है वो यूज किया हो। तो कई ऐसे भी हम लोगों ने पर्सन्स हायर किए हैं जिन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमने लोकली इंस्टॉल किया था, लोकली हम लोगों ने उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन यानी कि डिप्लॉयज करके, टेस्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय करके प्रैक्टिस की हुई है, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि यार एटलीस्ट उसने उसने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके कुछ लर्निंग तो ली है, कुछ लर्न तो किया है, एंड देन हम उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहां पर वो ग्रो कर सके। सो दीज आर द टूल्स जो कि यूज होते हैं, डिफरेंट फेजेस के अंदर यूज होते हैं। मैं ये कोड लेवल पे गेट यूज होता है, जीरा यूज होता है, फिर इसी तरह बिल्डिंग स्टेज है, टेस्टिंग स्टेज है, रिलीज है। लेकिन एक चीज याद रखें, लोग क्लाउड को हमेशा मिक्स करते हैं डेवऑप्स के साथ, और मुझसे बहुत ज्यादा लोग फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि भाई क्या डेवऑप्स के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का या एडब्ल्यूएस का सीखना जरूरी है या नहीं है। तो मैं हमेशा इस चीज का आंसर देता हूँ कि यस, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम कंपनीज डेवऑप्स, जो कंपनीज यानी कि जो भी काम कर रही है डेवऑप्स के ऊपर भी, देखिए आपने डेवलपमेंट कर लिया, आपने कोड लिख लिया, आपने अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर लिया है, अब आपको होस्ट करनी है, आपको लाइव करनी है, तो आपको क्विकली प्लेटफॉर्म जो है, अब कंपनीज जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग से अचीव कर रही है। आपके पास ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर नहीं है, आपके पास ऑन प्रेमिसेस सर्वर नहीं है, तो आपको क्लाउड पे जाना है। क्लाउड पे जाने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon है, उसके बाद Azure और GCP और Alibaba, ये बाकी सारे भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग एटलीस्ट कोई भी हो, अब डिपेंड करता है कि मार्केट में कौन सी सबसे ज्यादा यूज हो रही है, वो Amazon हो रही है या Azure हो रही है। तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग भी डेवऑप्स के अंदर कंसीडर की जाती है, इसलिए इसको डिफरेंट नहीं आप लोगों ने समझना। अगले उसके ऊपर चलते हैं। मैंने आपको ये सारी फेजेस तो बता चुका हूँ, बिल्डिंग, स्टेजिंग, टेस्टिंग, रिलीज, ये सारी स्टेजेस वही हैं जो ऊपर मेंशन है सारी। सो एक एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो वर्जन कंट्रोल क्या है, वो आपको वजाहत इंशाल्लाह जब उसका पार्ट आएंगे तो वो आपको बताएंगे वर्जन कंट्रोल से रिलेटेड, गिट और गिटहब से रिलेटेड। लेकिन मैंने इस स्टेज को इसलिए डेवऑप्स की स्टेजेस कंसीडर की कि डेवऑप्स की 4 आमतौर पे स्टेजेस मानी जाती हैं। फर्स्ट जो है वो वर्जन कंट्रोल है, सेकंड कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन है, थर्ड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, और फोर्थ कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट है। कॉन्टिन्यूस CI और CD में लोग कॉन्टिन्यूस डिलीवरी भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी कहते हैं, इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। ये बात याद रखना कि कंपनीज आम तौर पे कॉन्टिन्यूस डिलीवरी तक तो चीजें रखती हैं कि आपकी एप्लीकेशन, आपकी जो भी आपने डिप्लॉयमेंट की है, डेवलपमेंट की है, उसको डिलीवर करना, उसको किसी डेव एनवायरनमेंट या स्टेजिंग एनवायरनमेंट तक डिलीवर करने तक तो लोग आमतौर पे कंपनीज उसको पाइपलाइंस क्रिएट करती हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है, डिप्लॉयमेंट का एग्जैक्ट वर्ड यूज होता है जब आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन के अंदर लाइव करते हैं। तो पाकिस्तान में भी कम कंपनीज हैं, दुनिया में भी आमतौर पे कम ही मानी जाती है जो CI/CD यानी कि कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट तक कंप्लीट जाती हैं, बिकॉज डिप्लॉयमेंट इज द फेज जहां पर आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन के अंदर जो है वो डायरेक्टली लाइव होती है। इसका मतलब भी होता है कि कि आपके डेवलपर का एक कोड, एक कमिट तमाम स्टेजेस से अगर गुजर जाता है, तमाम यूनिट टेस्ट, तमाम टेस्ट केसेस से गुजर के, तमाम स्टेजेस से गुजर के अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लाइव। तो आमतौर पे कंपनीज कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट की तरफ कम जाती हैं ड्यू टू सिक्योरिटी, ड्यू टू रिस्क फैक्टर को कम रखने के लिए। अदरवाइज दुनिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कंपनीज मानी जाती हैं, उनमें सबसे ज्यादा CI/CD में फेसबुक मानी जाती है, नेटफ्लिक्स मानी जाती है। ये 2-3 कंपनीज ऐसी हैं जो कि कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, यहाँ पर होने वाले चेंजेस डायरेक्टली प्रोडक्शन में लाइव होते हैं। तो इसके बारे में भी जमशेद इंशाल्लाह जब हमारा क्यूबरनेटिस का पार्ट होगा तो उसमें आपको वो उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेगा। और इन तमाम स्टेजेस के ऊपर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग भी होती है। तो कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग इज द पार्ट ऑफ द डेवऑप्स स्टेजेस, बिकॉज मॉनिटरिंग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको अलार्म सेटअप करने हैं, आपको मैट्रिसेस देखने हैं, सर्वर्स की स्टेट्स देखनी है, कोड लेवल की चेंजेस देखनी है। ये सब स्टेजेस, ये सब चीजें जो है वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग से ही हासिल होती है। सो दीज आर द थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन जो है मैं अपने टूल्स का पहले करवा दूंगा, बाद में फिर हम लोग जो अदर हमारे ट्रेनर्स हैं उनकी तरफ चलेंगे, ताकि मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डॉकर से। जी, साथ के क्वेश्चन आपका। जी उस्मान भाई, उस्मान भाई ये कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट जो है, लाइक हमने जिस तरह सारा अपना सेटअप डिप्लॉय कर लिया है उसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर, तो जो आप कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट तक जाती हैं और वो
रियल टाइम में एक्सेस हो रहा होता है, जो चीजें आप इन हाउस कर रहे होते हैं वो सर्वर पे भी हो रहे होते हैं। तो ये लाइक उस तरह कि आप कंटिन्यूअसली AWS को भी इसके साथ इंटीग्रेट किया होता है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। आमतौर पे जो डिप्लॉयमेंट्स हो रही होती हैं वो किसी क्लाउड सर्वर्स के ऊपर, लोग ऑन प्रेमिसेस पे करते हैं। मैं ये एक बात आपको बता दूं कि CI/CD डेवऑप्स प्रॉपर तरीके से जो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, ये पाइपलाइंस ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर्स या लोकल सर्वर्स के ऊपर भी क्रिएट होती हैं। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपकी आपकी कंपनी का यही है कि हम अपनी क्लाउड के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स करेंगे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये डिप्लॉयमेंट्स जो हैं ये होती जरूर है, लेकिन ये मैनुअली होती हैं। ये मेरा मतलब ये है कि ये नहीं कि ये होती नहीं है, मतलब ये है कि ये मैनुअली आपका एक मैनेजमेंट में से पर्सन या आपके कोई टीम लीड होगा जो कि कोड को रिव्यू करेगा, और आपके QA में से जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो फिर मैनुअली बैठ के आपकी जो अदर ब्रांच है उसको मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज करेगा, और मास्टर ब्रांच में जाने वाला कोड एक अदर पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करेगा जो कि आपकी प्रोडक्शन के साथ लिंक होगी, प्रोडक्शन सर्वर के साथ लिंक होगी। तो फिर वो प्रोडक्शन में आपका कोड जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट बिल्कुल क्लाउड के ऊपर भी होती है और ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स के ऊपर भी होती है। ठीक है सर? ओके। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करते हैं डॉकर से, बिकॉज ये मेरा पार्ट है जो मैंने पढ़ाना है। लिनक्स का हमारा इंशाल्लाह कल से सेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद जब लिनक्स खत्म होगा, लिनक्स के बाद फिर हम लोग डॉकर के ऊपर आ जाएंगे। मैं आपको रफली बता देता हूँ, मेरी कोशिश है, मैं इसलिए रफली का वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि कोशिश होती है हमारी, मेरी भी पर्सनली कोशिश और अदर ट्रेनर्स की भी यही कोशिश है कि हम मैक्सिमम अच्छा डिलीवर कर सकें। वो इसलिए टाइमलाइन, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई हमारा एक टॉपिक जो है, अगर हम लिनक्स पढ़ रहे हैं तो वो 5 सेशंस के अंदर खत्म होगा, तो वो माइट भी 6 में जा सकता है लेकिन 5 से कम नहीं होगा। तो 5 सेशंस का मतलब ये है कि सैटरडे एंड संडे हमारी क्लास होती है, तो ये 2 सेशंस हो गए, अगले वीक 2 सेशंस हैं और उसके बाद में तो लिनक्स के अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने एस्टिमेट किया में तकरीबन 5 सेशंस हैं। डॉक्टर के तकरीबन जो है 12 टू 14 सेशंस है, 12 सेशंस है तकरीबन, 12 टू 13 सेशंस बन जाते हैं। लेकिन इससे ऊपर जाएंगे और जा सकते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं कोर्स को डिलीवर, तो कई चीजें रियल टाइम भी माइंड में आ रही होती है जो प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा होता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं जो क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें कोई ऐसा चैलेंज आया है, उसको हम इंक्लूड कर लें अपने कोर्स के अंदर। तो जब वो इंक्लूड का टाइम आता है तो हम वो भी उसके अंदर ऐड ऑन करते रहते हैं। सो इट विल बी माइट बी 12 टू 13 सेशंस होंगे जो कि मैं कवर करूंगा इन डॉकर्स। डॉकर के अंदर हम क्या चीजें कवर करेंगे, मैं उसकी आपको एक आउटलाइन दिखा देता हूँ जो मैंने क्रिएट की हुई है। ये डॉकर्स की कोर्स आउटलाइन है, आप लोगों ने शायद देखी भी होगी, वेबसाइट के ऊपर भी मैंने ये चीजें ऐड की हुई हैं। लेकिन इसमें टॉपिक्स ऐड ऑन होंगे, मजीद चीजें ऐड होंगी, जो कि कोशिश ये होती है कि हम प्रॉपर सीक्वेंस से उसको लेके चलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉकर का इंट्रोडक्शन होगा, जब भी एक कोर्स डॉकर का पार्ट स्टार्ट होगा। फिर हम CE और EE जो इसके हैं, एंटरप्राइज एडिशन है, तो हम उनको उनको देख लेंगे। लेकिन हम लोग जो है वो CE को ही यूज करेंगे डॉकर्स की। ठीक है, डॉकर कंटेनर वर्चुअलाइजेशन को देखेंगे, इनका डिफरेंस चेक करेंगे, आमतौर पे ये चीजें देखी जाती हैं। डॉकर का प्लेग्राउंड, यानी कि उसको प्रॉपर सेटअप करना है डॉकर को आपकी मशीन के ऊपर, लिनक्स मशीन के ऊपर, वो कैसे सेटअप करना है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ कि जहां पर हमें ऐसी किसी लिनक्स मशीन की जरूरत पड़ जाए कि जहां पर हमारे पास क्विकली जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को माइट भी अमेजोन से कोई मशीन भी लेके हम यूज कर सकते हैं। लेकिन वो उस केस में होगा जब हम लोग प्रॉपर तरीके से, हमें कोई जिस तरह क्यूबरनेटिस के अंदर कोई डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। क्यूबरनेटिस जो है वो मेरे ख्याल से मिनिमम 2 GB उसको चाहिए होती है, और जो प्रोसेसर्स हैं उसको 2 प्रोसेसर्स भी चाहिए होते हैं। तो वहां पर जाके आपको कहीं, अगर आपके लैपटॉप में कोई लिमिटेशन है तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं जहां पर कोई लिमिटेशन आएगी। अदरवाइज वो हम लोग उसको लोकली सेटअप करेंगे। और कल का जो इंशाल्लाह सेशन होगा लिनक्स का, उसमें वो प्रॉपर मशीन सेटअप की भी जाएंगी और आप लोगों को प्रोवाइड कर भी दी गई, माइट भी आप लोगों ने सेटअप कर दिया होगा। फिर हम डॉकर की सर्विसेज को देखेंगे, कंपोज, इमेजेस को चेक देखते हैं कि इमेजेस क्या होती है, डॉकर इमेजेस क्या है, डॉकर इमेजेस और कंटेनर्स का डिफरेंस है। फिर कंटेनर्स को रन करेंगे, फिर हम कोई वेब कंटेनर सेटअप करके उसको वेरीफाई करेंगे। इसके अलावा फिर छोटी छोटी और कंटेनर्स सेटअप करेंगे, MySQL का, MongoDB का, ड्रोपल का, इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर्स का आइडिया
सबसे पहले हम लोग लेंगे ताकि आप लोग को आइडिया हो कि कंटेनर्स एग्जैक्टली हैं क्या। फिर उसकी लॉगिंग कैसे होती है, CLI मॉनिटरिंग कैसे होती है, हम कंटेनर के अंदर कैसे जा सकते हैं, अंदर जाके हमें कुछ अगर ट्रबल शूटिंग करनी तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर हमें इमेजेस यूज करने हैं, लाइट वेट इमेजेस यूज करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, CentOS और Ubuntu इनको कैसे यूज करना है, डॉकर नेटवर्क क्या है, डॉकर नेटवर्क की मैनेजमेंट कैसे होती है। उसके बाद फिर हम एक टास्क लेके चलेंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यहाँ पर। डॉकर इमेजेस, ऑफिशियल इमेजेस कैसे यूज होते हैं, डॉकर हब या ECS के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं, सॉरी ECR के साथ, जो AWS की सर्विस है ECR इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, उसके साथ कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। हम ये चीजें इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे डॉकर के पार्ट के अंदर। फिर डॉकर फाइल्स को हम लिखेंगे, डॉकर फाइल्स से मुतालिक यानी कि रिलेटेड हम लोग 2-3 एप्लीकेशंस को फ्रॉम स्क्रैच जो है वो उसकी डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे, डॉकर फाइल से फिर उसकी इमेजेस क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल क्रिएट दी कंटेनर्स एज वेल, कि कंटेनर्स उसमें कैसे यूज होते हैं। फिर डॉकर की फाइल्स को बिल्ड कैसे करना है, उससे इमेजेस कैसे क्रिएट होने हैं, उन इमेजेस को पुश कैसे करना है रिमोट रिपोजिटरीज के ऊपर और पुल कैसे करना है, लॉगिन करना, ये सब कुछ। फिर डॉकर फाइल के अंदर से रिलेटेड या कि कॉपी और ऐड के से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। डॉकर फाइल के अंदर प्रोफेशनली कैसे चीजें लिखी जाती हैं जो कि मार्केट में यूज हो रही हैं, कि जिसको हम प्रोफेशनली तौर पे यानी कि कहते हैं ना कि गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं, उन प्रैक्टिसेस जो डॉकर के अंदर यूज होती हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर डाटा के वॉल्यूम्स क्या है, बाइंड माउंट्स क्या है, मैंने क्विज़ेस इसके अंदर काफी सारे इंक्लूड किए हैं, असाइनमेंट्स इंक्लूडेड हैं, और मेरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह जो कि आप लोगों को साथ साथ असिस्ट भी कर रही होगी इन सारी चीजों के लिए। डॉकर फॉर्म से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सिंगल नोड के ऊपर करेंगे, मल्टी नोड के ऊपर इसको हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये सब चीजें हमारी होंगी डॉकर के अंदर। इसमें माइट भी, मैं बता रहा हूँ अगेन, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि माइट भी कोई ऐसी चीज जो मुझे लगती है कि अब मार्केट में ज्यादा यूज हो रही है और वो इंपॉर्टेंट है तो वो मैं इंक्लूड कर सकता हूँ इसके अंदर, तो वो रियल टाइम में भी कुछ इंक्लूड चीजें होती रहेंगी। अच्छा, गेट और गिटहब की आप लोग ये इसको छोड़ दें, ये तो वजाहत ही आपको एक्सप्लेन करेगा, ये पुरानी मेरे पास यहाँ पर आ रही है गेट की, तो वो उसको आप इग्नोर करते हैं। और क्यूबरनेटिस जो नीचे आएगा उसको भी आप लोगों ने इग्नोर करना है बिकॉज वो आपको जमशेद साहब भी बताएंगे। जेंकिंस, जेंकिंस के ऊपर आ जाते हैं। जेंकिंस जो है, जेंकिंस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जेंकिंस इज अ CI टूल, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन टूल है। आप लोगों ने पाइपलाइंस का लफ्ज बहुत सुना होगा। एक कंपनी के अंदर जो है सॉफ्टवेयर के डिप्लॉयमेंट का एक प्रोसेस जो ऑटोमेशन प्रोसेस होता है उसको स्मूथ करने के लिए यूज होता है। आप लोगों को एक मैं छोटी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ। रिसेंटली मैंने अभी एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया है, उसमें मैंने CI/CD जो है वो कंप्लीट की है। यानी कि इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि हम डेवलपर्स की डिपेंडेंसीज खत्म करते हैं कि भाई वो उनको इस चीज की प्रॉब्लम ना हो कि उनका कोड जो है वो रियल एनवायरनमेंट में कैसे जा रहा है। एक डेव एनवायरनमेंट की पाइपलाइन क्रिएट होती है, आमतौर पे लोग स्टेजिंग की पाइपलाइन क्रिएट करवाते हैं और प्रोडक्शन की क्रिएट करवाते हैं। यानी कि आपकी पाइपलाइन इस तरह से होनी चाहिए, इसकी जेंकिंस के ऊपर आप जो क्रिएट करते हैं CI, कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर होने वाला एक कमिट भी आपके उस इन्वायरमेंट के ऊपर प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय हो जाए। तो ये सारी चीजें मेक श्योर करने के लिए, कॉन्टिन्यूसली इंटीग्रेट करने के लिए, डिफरेंट टूल्स को इंटीग्रेट करने के लिए, लाइक इसकी इंटीग्रेशन इस तरह से होती है कि आपने गेट के साथ आपने इंटीग्रेट कर दिया कि वहां पर कोई भी कमिट होगी वो कमिट फौरन से जेंकिंस पकड़ेगा, जेंकिंस उस कोड को किसी सर्वर के ऊपर, यानी कि सर्वर को स्टार्ट करेगा, उसके ऊपर वो कोड रखेगा, कोड रखने के बाद उसको टेस्ट केसेस में गुजारेगा एंड देन वो उसको डिप्लॉय करेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हम जेंकिंस के अंदर चीजें कॉन्फ़िगर करते हैं। जो मेरा कोर्स है उस कोर्स के अंदर हम लोग जो जेंकिंस में चीजें पढ़ेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जेंकिंस का इंट्रोडक्शन होगा मेरा। एक चीज आप लोग को बल्कि समझा देता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में है कि मैं इंक्लूड करता हूँ प्रीवियस टूल्स को अपने कोर्स के अंदर। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने लिनक्स पढ़ ली है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ कि जब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिनक्स पढ़ लेते हैं तो हम देन मूव हो जाते हैं डॉकर्स के अंदर। तो लिनक्स और डॉकर ये दोनों, यानी कि लिनक्स खत्म नहीं हो जाती, ऑब्वियसली लिनक्स डॉकर के साथ आगे यूज होती रहती है। सेम एज इट इज जब हम लोग डॉकर कंप्लीट करने के बाद जेंकिंस में जाते हैं तो जेंकिंस के अंदर लिनक्स और डॉकर दोनों इंक्लूडेड जेंकिंस के अंदर जा रहे होते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको प्रीवियस टूल्स बिल्कुल आपके कट ऑफ नहीं हो जाएंगे बल्कि वो साथ साथ चलते रहेंगे। इसी तरह इसके अंदर फिर आगे जाके गेट और गिटहब इंक्लूड हो जाएगा, जब वो वजाहत कवर कर देगा तो फिर वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फिर जेंकिंस, गेट और गिटहब और लिनक्स और डॉकर इंक्लूडेड हो जाएंगे। फिर इसी तरह फिर हम आगे एंसिबल में चले जाएंगे तो बाकी टूल्स कवर होते रहेंगे और इसी तरह क्यूबरनेटिस में जाएंगे
तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको प्रीवियस टूल्स का कॉन्सेप्ट और चीजें भी मिलती रहती हैं, वो कट ऑफ नहीं होंगे। सो इस तरह से कोर्स डिजाइन किया। अदरवाइज अगर हम लोग जेंकिंस में चले जाएं और इन दो इसको, लिनक्स तो यूज होना ही होना है, लेकिन डॉकर को यूज ना करें तो फिर आपकी डॉकर शायद आप लोग कुछ अरसे बाद भूलने लग जाए। इसलिए मैंने इस कोर्स को इस तरह से किया कि मैं जेंकिंस भी डॉकर के ऊपर पढ़ाता हूँ, या फिर गेट और गिटहब भी जेंकिंस और डॉकर के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाता हूँ, और एंसिबल भी इसी तरह लेके हम चलते हैं आगे। तो ये कोर्स इस तरह से चलेगा कि हम डॉकर के ऊपर सेटअप करेंगे। वैसे भी मैं सेटअप करके दिखा दूंगा कि अगर हम किसी भी सर्वर के ऊपर उसको डिप्लॉय करते हैं या मशीन के ऊपर डिप्लॉय करते हैं तो वो कैसे करना है, कंटेनर के ऊपर डिप्लॉयमेंट करनी है तो कैसे करनी है, उसकी इंटीग्रेशन कैसे होनी है, रिमोट सर्वर्स के साथ इंटीग्रेशन कैसे होनी है, प्लगइन्स कैसे चलने हैं। उसके अलावा अगर हमें अदर सर्वर्स के साथ एसएसएच कॉन्फ़िगर करना है, उसके प्लगइन्स कैसे होंगे, सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंटेशन होनी है, यूजर्स की ग्लोबल सिक्योरिटी कैसे कॉन्फ़िगर होनी है, ईमेल्स कैसे होनी है। और इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है पूरा जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर लिनक्स, जेंकिंस, डॉकर भी इंक्लूडेड है। डॉकर मैं लिखना शायद भूल गया हूँ। जेंकिंस, डॉकर, जेंकिंस और मायस्क्यूएल और एडब्ल्यूएस, ये सब जो है वो टूल्स यूज करके हम एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे, जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से एक पाइपलाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो आपका जो प्रॉपर तरीके से कोड है वो किस तरह से AWS पे जाता है, डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, तो हम इसको देखेंगे। इसमें एक और प्रोजेक्ट मैंने रिसेंटली इंक्लूड किया है जो पिछले बैच तक इंक्लूडेड नहीं था, मैंने अभी इंक्लूड किया है। वो है कंप्लीट जेंकिंस की पाइपलाइन, CI/CD पाइपलाइन, जिसमें हम जावा की एक कंप्लीट एप्लीकेशन को फ्रॉम स्क्रैच उसको डिप्लॉय करेंगे। क्योंकि मेरा काम डेवलपमेंट नहीं है, जावा की एप्लीकेशन में सैंपल को पकड़ूंगा, उसको हम लोग पूरे पाइपलाइन उसकी क्रिएट करके, तमाम स्टेजेस क्रिएट करके हम उसको डिप्लॉय करेंगे। लेकिन इस दफा जो जेंकिंस के अंदर जो चीज ऐड ऑन है, जो सबसे ज्यादा मजेदार चीज है, वो ये है कि मैक्सिमम काम हमारा यहाँ तक जो था वो GUI बेस्ड था, लेकिन अब जो जेंकिंस के अंदर प्रोजेक्ट हम दूसरा इंक्लूड कर रहा हूँ वो ग्रूवी बेस है, जो जेंकिंस की लैंग्वेज है, जिसमें जेंकिंस फाइल लिखी जाती है। मैं उसके थ्रू आप लोग को पूरी CI/CD करवाऊंगा। जावा की एप्लीकेशन जो है वो हमारी डिप्लॉय होगी फ्रॉम स्क्रैच टू प्रोडक्शन, समझ लें, क्योंकि उसमें एक डेव एनवायरनमेंट ही होगा, सो हम प्रोडक्शन भी अज्यूम कर सकते हैं। तो वो पूरी पाइपलाइन हम क्रिएट करेंगे। वो इस दफा लेटेस्ट कोड जो प्रोजेक्ट है वो इंक्लूड किया मैंने अपने कोर्स के अंदर। एंसिबल को देख लेते हैं। एंसिबल क्या चीज है? एंसिबल के बारे में ये है कि एंसिबल इज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक सर्वर पे बैठ के मल्टीपल सर्वर्स को मैनेज करना है, अपनी डिप्लॉयमेंट्स करनी है, यानी कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको आप सबके यूजर्स, मैं उज़ैर को कहता हूँ कि यार आप सबके यूजर्स जो ना 10 सर्वर्स के ऊपर बना दो, तो आमतौर पे उज़ैर क्या करेगा कि पहले सर्वर को एक्सेस करेगा, उसमें जाएगा, यूजर क्रिएट करेगा वन बाय वन आप सबके, और फिर आप सबके ग्रुप सेट करेगा, आप लोगों की सबकी परमिशन सेट करेगा, उसके बाद दूसरे में जाएगा, तीसरे में, तो माइट भी इसको शायद 1 हफ्ता या शायद 2 हफ्ते भी लग जाए इन सब प्रोसेस में से गुजरते गुजरते। एंसिबल क्या करेगा? एंसिबल में आपका एंसिबल का जो मेन सर्वर होगा, जिसको मास्टर नोड कहते हैं, वो मास्टर नोड अदर नोड्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी। आप एक प्लेबुक लिखेंगे, वो प्लेबुक जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके एट अ टाइम 10 सर्वर्स के ऊपर आप सबके यूजर्स विद इन 5 मिनट्स बन जाए। तो काम आसान हुआ है। कुछ लोग वैसे, अगर मैं फनी इस वे में लेके जाऊं, तो लोग कहते हैं कि यार इसने तो हमारा काम यानी कि कंपनीज में कम कर नहीं है उसकी। जो अगर कभी भी आपकी प्लेबुक क्रैश करेगी, कोई इश्यू होगा, तो आपकी ही जरूरत पड़ेगी। जब भी कोई कोड क्रैश होता है, जब भी कोई, तो डेवऑप्स पर्सन की जरूरत कभी खत्म नहीं होती, बल्कि आजकल जितनी ज्यादा है आप लोग को आइडिया है, इसी वजह से आप लोग यहाँ पर हो। तो ये चीज आप लोग को इसका तो आइडिया होगा। इसके अलावा बहुत सारे यूज केसेस हैं। अगर मुझे मेरे पास 4 जो है वेब सर्वर्स हैं, 2 डेटाबेसेस हैं, 4 जो है वो एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, इसी तरह मल्टीपल सर्वर्स हैं, और मुझे वेब सर्वर्स के ऊपर अपाची इंस्टॉल करना है, डेटाबेसेस के ऊपर मायस्क्यूएल इंस्टॉल करनी है, तो मैं एक सर्वर पे बैठ के अपनी प्लेबुक्स लिखूंगा और उन प्लेबुक्स को उन सर्वर्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर दूंगा, और एट अ टाइम ये सब चीजें होंगी। तो मेरे जो कोर्स के अंदर जो एंसिबल है, उसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट भी एक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जिसमें एक एप्लीकेशन को लेके हम लोग 2 वेब सर्वर्स, 2 एप्लीकेशन सर्वर्स, एक डेटाबेस, इसको लेके डिप्लॉयमेंट करेंगे फ्रॉम अ सिंगल नोड, जिसको हम मास्टर नोड भी कहते हैं। उसके थ्रू हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मैंने बड़ी क्विकली इन सब चीजों का ओवरव्यू दिया है, क्योंकि मेरा पार्ट जो है वो टेराफॉर्म लास्ट टूल है, जो कि मैं पढ़ाऊंगा अभी तक। इसके बाद फिर आगे तंजील साहब का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेराफॉर्म का ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेराफॉर्म इज दी IaaS टूल कहते हैं इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल कहते हैं।
आजकल मार्केट में डेवऑप्स में यानी कि आम तौर पे जो आईटी के अंदर डेवऑप्स की बहुत ज्यादा मांग है, डेवऑप्स पर्सन की बहुत ज्यादा डिमांड है कि अगर उसके पास क्लाउड का नॉलेज है, उसके पास डेवऑप्स के टूल्स का नॉलेज है, तो और वो आना चाहता है मार्केट में, तो उसको बहुत ज्यादा कंपनी जो है वो हायर करने के लिए रेडी है। डेवऑप्स के अंदर जो सेग्रीगेट किया जाता है कि भाई कौन सा पर्सन ज्यादा ज्यादा नॉलेज रखता है या ज्यादा उसकी डिमांड है, तो उसमें सबसे ज्यादा सेग्रीगेट करने में सबसे पहले क्यूबरनेटिस आता है, और सेकंड नंबर पे मेरे ख्याल से जो मैं रेट करता है, अदरवाइज जेंकिंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एंसिबल को मैं थोड़ा नीचे आवाज रेट नहीं आ कर रही है। लेता हूं क्योंकि एंसिबल कम कंपनी। ओके, तो सॉरी ये स्लाइड्स आगे होगी। अभी मैं डिस्कस कर रहा था टेराफॉर्म को। तो टेराफॉर्म के बारे में मैं इंट्रोडक्शन इस तरह से दे देता हूँ कि अगर आपको AWS के ऊपर आपने AWS का नॉलेज है आपके पास, एक बात याद रखना, टेराफॉर्म को पढ़ने का ज्यादा बेनिफिट तब होगा अगर आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज है, तो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। अदरवाइज एक बात याद रखना, टेराफॉर्म सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं, बल्कि अगर आपने इसके थ्रू डॉकर के कंटेनर्स क्रिएट करने हैं, आपने क्यूबरनेटिस के पॉड्स क्रिएट करने हैं, तो आप ये भी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ यूज होता है। तो एक बात याद रखें कि अगर आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज नहीं, आपको यही नहीं पता कि भाई EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च होता है, तो उसकी ऑटोमेशन करके हमने क्या करना है। ऑब्वियसली आपको पहले मैनुअल प्रोसेस पता होगा तो आप उसको ऑटोमेट करेंगे ना। सो टेराफॉर्म इज अ कॉन्फ़िगरेशन कह रहा हूँ, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल। इसके थ्रू आप अपने कोड, अपनी जो एप्लीकेशंस हैं उसको, सॉरी, AWS के रिसोर्सेज हैं उनको ऑटोमेट करते हैं। लाइक कि आपके पास एक पूरा आर्किटेक्चर जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर चल रहा है, यानी कि AWS के ऊपर चल रहा है, जिसमें आपके पास कोई 5 EC2 इंस्टेंसेस हैं, 2-3 RDS इंस्टेंस डेटाबेसेस हैं, काफी सारी S3 की बकेट्स हैं, क्लाउड फ्रंट भी यूज हो रहा है, काफी सारे AWS के काफी ज्यादा सारी जो है वो सर्विसेज यूज हो रही हैं, और आपको दोबारा वो तमाम प्रोसेस कंप्लीट करके उसको एक रेप्लिका क्रिएट करना है इन अनदर रीजन या किसी और अकाउंट में क्रिएट करना है। तो आप अब कंपनी से कर रही हैं इस तमाम प्रोसेस को, जिसमें आपके सर्वर्स क्रिएट होते हैं, आपकी डेटाबेसेस क्रिएट होती हैं, स्टोरेजेस क्रिएट होती हैं, उस तमाम प्रोसेस को एक कोड के अंदर ले आते हैं, और उस कोड को आप भी यूज कर सकते हैं, आपकी कोई और टीम मेंबर भी यूज कर सकते हैं, या आप किसी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि वो सिर्फ स्पेसिफिक वेरिएबल्स चेंज करेगा और वही आर्किटेक्चर, वही जो रिसोर्सेज हैं उसके पास भी, उसके अकाउंट में भी क्रिएट हो जाएंगे। तो कंपनीज क्या करती हैं कि क्रिएशन और डिलीशन आसान हो गई है, कि अगर आपने 50 जो है रिसोर्सेज अपने टेराफॉर्म के स्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट किए हैं, आपने एक डॉट का भी चेंज करना है, यानी कि उसके एक टैग के अंदर अगर आपने कहीं नेम लिखा तो उसको नेम्स भी करना है, एस भी उसमें ऐड करना है ना, तो आप टेराफॉर्म के थ्रू करेंगे। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपके पास एक रिकॉर्ड सेव होता है, आपकी स्टेट सेव होती है, आपकी लॉगिंग हो रही होती है कि किसने कब किया। उसको रिवर्ट करने के लिए भी आपके पास चेंजेस होती है, आप रिवर्ट भी कर सकते हो, आपने उसको वर्जन अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो हम लर्न करेंगे अपनी टेराफॉर्म के पार्ट के अंदर, और इसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि हम AWS को लेके चलेंगे। मेरा जो कोर्स है उसमें हम AWS के रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे यूजिंग टेराफॉर्म, और कोशिश ये होगी कि उसमें 1-2 एप्लीकेशंस को कंप्लीटली, यानी कि जिस तरह वर्डप्रेस को प्रॉपर तरीके से लेके जाके हम उसको उसके रिसोर्सेज क्रिएट करें AWS के ऊपर और उसको लाइव करें यूजिंग टेराफॉर्म। तो ये पार्ट जो है वो टेराफॉर्म का होगा। सो अभी से पार्ट से रिलेटेड, तो मेरा पार्ट खत्म हो रहा है, मेरे पार्ट से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज फिर हम लोग जो है वो लिनक्स पार्ट के ऊपर तंजील साहब की तरफ मूव। उस्मान भाई एक सवाल क्वेश्चन है इसकी। जी, आवाज सर, ये इसमें कोई लैंग्वेज की जरूरत है हमें पढ़ने के लिए, लाइक पाइथन या हाँ, YAML? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेराफॉर्म? मैं शायद भूल भी गया हूँ, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर दूं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होएगा। और क्यूबरनेटिस, ये चीजों में मैं बता देता हूँ। यहाँ तो आपको पता है बैश यूज हो रही है, यहाँ पर आप YAML यूज करते हैं, जेंकिंस में ग्रूवी यूज होती है, लेकिन अगर आप ग्रूवी नहीं यूज करते तो आप GUI बेस भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनिशियली ग्रूवी जरूरी नहीं है, इनिशियली ग्रूवी जरूरी नहीं है, लेकिन आप GUI पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज आ गया GUI पे काम करने का, तो फिर आप उसकी ऑटोमेशन जो है वो जेंकिंस फाइल ग्रूवी के थ्रू लिख लेते हैं। ये टोकेटर में आपको पता है कि कोई लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ वर्जन कंट्रोल है। एंसिबल के अंदर YAML यूज होती है, टेराफॉर्म के अंदर HCL यूज होती है, और क्यूबरनेटिस के अंदर YAML यूज होती है। तो YAML मोस्टली यूज हो रही है, YAML ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप लोग इसको इजीली लर्न कर सकते हो।
इसको बहुत इजीली जो है वो लर्न करके आप क्या नाम है चीजें कर सकते हो। तो YAML की से रिलेटेड आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मार्कअप लैंग्वेज है और बहुत ही इजी है। जहां तक HCL की बात है, तो HCL को भी मैं अगर कंपेयर करूं YAML के साथ, तो YAML और HCL बहुत क्लोज भी है और बहुत इजी भी है। HCL है HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जरूर है, लेकिन आप लोग एक दो दफा कोड लिखोगे ना तो आप लोग को आ भी जाएगा। और दूसरी चीज मैं हमेशा अपने कोर्स के अंदर भी ये चीज बताता हूँ कि HCL की टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन आउटस्टैंडिंग डॉक्यूमेंटेशन है, कि अगर आपको EC2 इंस्टेंस अभी क्रिएट करना है ना, विद इन 2 मिनट्स आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, वहां से कोड पकड़ेंगे और उसको देखिए। आप एक दफा कोड पकड़ेंगे, दो दफा कोड पकड़ेंगे, तीसरी दफा आपको याद हो जाएगा। तो चीज ये कि कोई भी इसमें ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है लैंग्वेज की कि आप जहां पर स्टक हो। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अब समझ। इसमें कहीं भी पाइथन का इस्तेमाल नहीं है? हाँ, पाइथन। डॉगर पाइथन का एक बात याद रखें, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ और अपने जूनियर्स को भी रेकमेंड करता हूँ कि भाई आप लोगों को स्क्रिप्टिंग के लिए दो चीजें जरूर आनी चाहिए, एक बैश की स्क्रिप्टिंग और दूसरी पाइथन की स्क्रिप्टिंग। अगर आप लोगों को आती है, ये कॉम्बिनेशन आपके पास हो ना, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपके पास हो, आपको टेराफॉर्म में अभी फिलहाल मार्केट में कोई भी हरा नहीं सकता। और इसमें एक चीज और ऐड कर लें, AWS। अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूँ कि आप में से कोई अभी भी मुझे, अभी वैसे मैं आपको बता रहा हूँ मोटिवेट करने के लिए, कि अभी भी मुझसे इस सेशन के बाद भी या पर्सनली भी चैट पे कोई कांटेक्ट कर लेगा, किसी के पास ये सारा नॉलेज है, मैं उसकी इसी महीने के अंदर एक अच्छी जॉब करवा सकता हूँ, जो कि 2.5-2 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर हो। सर बैश का तो क्योंकि आइडिया मैं है, रेगुलरली लेकिन इंटरव्यूज ले मुझे रहा हूँ, तो मुझे पाइथन अभी तक ऐसा बंदा नहीं को मिला जिसको इन सब चीजों के ऊपर काम आता है और अच्छे तरीके से आता है। पाइथन का नहीं आइडिया, इसलिए मैं पाइथन का भी पूछ रहा था आप भी आपसे। चले पाइथन निकाल दें, चले मैं पाइथन में निकाल देता हूँ, बस इसके बाद भी आ जाए कोई। ठीक है, तो ये मोटिवेट करने के लिए था, ये कोई बैश वो और नहीं था कि मैं AWS का तो कोई आइडिया है। ओवर ज्यादा, लेकिन ये चीज है कि मैं लिटरली आजकल देख भी रहा हूँ, लेकिन चीज ये कि मार्केट में पूरी कॉम्बिनेशन ही मुझे अभी तक मिला। ठीक है, समझ। इसलिए और कोई मेरी क्वेश्चन कोर्स किसी करने का की। या आपका क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, ये कोर्स करने के बाद मार्केट में वैल्यू क्या आपको लगती है होगी? देखिए, किस टाइप तक मैं हम, किस हमेशा लेवल एक तक हम चीज, रीच कर जाएंगे? आपकी ना वॉइस थोड़ी कम आ रही है जी, समझ। दोबारा क्वेश्चन करें। हेलो। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज आ रही है। उनका क्वेश्चन ये था कि ये कोर्स करने के बाद मार्केट में क्या वैल्यू होगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखो कि कुछ लोगों के लिए पैशन होता है लर्निंग, और कुछ लोगों के लिए होता है कि मुझे अर्जेंटली बस जॉब चाहिए। एक बात याद रखना कि जिसके लिए पैशन होगा ना उसको जॉब जल्दी मिल जाएगी, और जिसके लिए सिर्फ ये होगा ना कि भाई मैं किसी तरह जॉब ले लूँ, तो वो जॉब मिल भी जाएगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखा करें कि लर्निंग को इसको लर्न करें अपनी स्किल ऐड ऑन करने के लिए। अपनी स्किल्स को जब आप ऐड ऑन करेंगे, लिटरली मैं बता रहा हूँ, आपके लिए रास्ते खुद से खुलते जाएंगे। कोई चीज भी कोई कमिट मैंने अपने कोर्स के अंदर, मैं ऑलवेज मैं पढ़ाता हूँ इतने अरसे से, मैं किसी को ये नहीं कहता कि भाई मेरा कोर्स पढ़ो आपकी जॉब हो जाएगी या मैं जॉब करवा दूंगा या ये। भाई बात है कि ये रिस्क खुदा ताला देता है। मेरी कोशिश है आपको अच्छा डिलीवर करना, आपकी कोशिश होनी चाहिए उस नॉलेज को यूज करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टाइम वेस्ट कर लेते हैं कि आपने चीजें सीखी और उसके बाद आउट ऑफ टच हुए, और आप मोटिवेशन रखें कि भाई ये कोर्स खत्म होते साथ मैं इंटरव्यूज देना शुरू कर दूं। आजकल जितनी डेवऑप्स की जॉब्स हैं, आप बहुत इजीली इंटरव्यूज दे सकते हैं, आप बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो जॉब भी ले सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप लोग जब ये इस नॉलेज के साथ आप ये कहेंगे मुझे लिनक्स आती है, डॉकर का नॉलेज है, जेंकिंस का नॉलेज है, गिटहब का नॉलेज है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने रिसेंटली, जब शेर को भी आइडिया है, मैंने रिसेंटली जो इंटरव्यू लिया था पर्सन का, उस पर्सन की मैं आपको बता देता हूँ कि उसको क्या क्या कुछ सिर्फ आता था। सिर्फ उसने अभी अभी प्रोडक्शन में कभी यूज नहीं किया था। उसने कहा था कि मुझे जेंकिंस का नॉलेज है, डॉकर का नॉलेज है और AWS का नॉलेज, बस। लिनक्स का भी था, क्योंकि लिनक्स तो ऑब्वियसली लिनक्स को मैं काउंट करता हूँ ऑब्वियस के अंदर। तो ये चीजों का उसको नॉलेज था, तो हमने उसको रेकमेंड कर दिया था आगे कि भाई ठीक है, ये पर्सन चल सकता है, इसको थोड़ा पॉलिश किया जा सकता है। बिकॉज कंपनी ज्यादातर AWS या एज्योर को देख रही होती है कि भाई इसका अच्छा नॉलेज है आपके पास, ठीक है, अच्छा नॉलेज है आपके पास, तो ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर आगे बाद 2 टूल्स तो आते हैं, चले बाकी टूल्स हम आपके पॉलिश करवा दें और अच्छे करवा दें। तो इसलिए कंपनी की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं हर कंपनी की, लेकिन
अल्लाह ताला करे कि मेरा कोर्स आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी हो और आप लोगों को ज्यादा चीजें समझ आए, इसलिए मैंने नए और ट्रेनर्स भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि जब बंदा ज्यादा पढ़ाता है ना तो कई चीजें मिस भी हो सकती हैं। तो और जब वो प्रोफेशनल्स पढ़ाएंगे, अपनी अपनी फील्ड के प्रोफेशनल्स, उस टूल्स के प्रोफेशनल्स, तो आप लोगों के लिए वो इंशाल्लाह ज्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है, सही है, थैंक यू। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। तंजील भाई काफी देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है तंजील भाई, टेक ओवर टू यू। आप बेशक स्क्रीन शेयर कर लें और स्टार्ट कर लें। And I do have more than 15 years experience in IT industry. आप में से कोई भी बंदा डेवऑप्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, एक अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर नहीं बन सकता जब तक उसको लाइनक्स ना आती हो। राइट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये भी होगी स्क्रीन शेयर अब। स्क्रीन शेयर है, लेकिन मैं तो कोई दूसरी वाली विंडो शेयर करना चाह रहा था यार। एक मिनट से, हाँ ये वाली। एक स्टेटमेंट दी आप लोगों को कि आप डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर वो होगा जिसको लाइनक्स आती होगी। 10-15-20 मिनट लूंगा आप लोगों के, और इस सेशन के अंदर यही आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्रूव करूंगा, मार्केट के स्टैट्स दिखाऊंगा कि किस तरह आप ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं, ज्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हैं अगर आपको लाइनक्स की एक्सपर्टीज आती हैं। एक दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करूंगा, उसके बाद हम अपने सेशन की तरफ आएंगे। आने वाले नियर फ्यूचर में लाइनक्स की डिमांड, या समझ लें कि लाइनक्स की एक्सपर्टीज ये मर्ज होने जा रही हैं डेवऑप्स के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्केट के स्टैंडर्ड्स, मार्केट के स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि नियर फ्यूचर में कंपनीज आपसे डिमांड करेंगी कि अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर हैं तो आप लाइनक्स को भी मैनेज करें, और अगर आप लाइनक्स के एक्सपर्ट हैं, उनके पास एज ए लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, तो वो अज्यूम करेंगे कि आपको डेवऑप्स भी आना चाहिए। तो इस बात से ये साबित हो रहा है कि आने वाले फ्यूचर में ये दोनों फील्ड्स बहुत ही क्लोजली चल रही हैं अभी तो, लेकिन मर्ज होने जा रही हैं। मैं लाइनक्स एक्सपर्ट हूँ, मैं डेवऑप्स इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन उस्मान साहब का ये जो सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी एफर्ट करूंगा, पूरी कोशिश होगी कि थ्रू आउट कोर्स में आप लोगों के साथ रहूं, क्योंकि मैं ये चीज़ें सीखना चाहता हूँ। इसमें से बहुत से टूल्स जो अभी बता रहे थे उस्मान साहब, जेनकिन वगैरह, ये मेरे मिसिंग है, मेरी एक्सपर्टीज में नहीं। इवन के 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी ये मेरी एक्सपर्ट लिस्ट में नहीं है। मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ एज ए सीनियर लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत सारे डेवऑप्स इंजीनियर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सीनियर हैं या जूनियर हैं, लेकिन वो उनकी डिफरेंट डिपार्टमेंट है। अक्सर वो जब किसी काम में स्टक होते हैं तो वो फिर मेरी तरफ या मेरी टीम की तरफ आते हैं कि सर इसके बारे में एडवाइस करें कि क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब ही डेवऑप्स को सपोर्ट करना या डेवऑप्स इंजीनियर को असिस्टेंस देना। अभी आज के अगर आप इस सिनेरियो में कहें ना, एक्सपर्ट लाइनक्स की एक्सपर्टीज के बाद, तो मेरी जॉब सिर्फ ये रह गई है कि मैंने डेवऑप्स को असिस्टेंस देनी है, क्योंकि लाइनक्स के ऊपर डायरेक्टली एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट या जैसे अपाची इंस्टॉल करना और फिर इसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन, वो शायद इतना काम नहीं रहा मार्केट में अभी, जितना कि अभी सारे डॉकर बेस्ड और कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन बन रही हैं। वो जैसे एक्सप्लेन किया कि उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा थे। उस्मान साहब ने बताया कि इन्वायरमेंट्स में एप्लीकेशन एक इन्वायरमेंट्स में डिप्लॉय की, जब वो दूसरे में जा रही होती थी तो वो प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन तमाम चीज़ों का काउंटर इन्होंने डॉकर के थ्रू लिखा, बेसिकली कंटेनराइजेशन के थ्रू। डॉकर के अलावा भी बहुत सी दूसरी सर्विसेज हैं जो कंटेनराइजेशन प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, आपका डॉकर चल रहा है, आपका जेनकिन चल रहा है, आपका टेराफार्म चल रहा है, आपका एंसिबल चल रहा है, कुबरनेट्स, हर एक चीज चल रही है। लेकिन गाइस, अगर लाइनक्स ब्रेक हो गई ना आपके सिस्टम की, तो आपकी हर एक चलती हुई चीज ब्रेक हो जाएगी। ये डेवऑप्स के ऑपरेशंस को समझना सीखना आसान है, प्रैक्टिस करना और फिर एक एप्लीकेशन को तमाम स्टेजिंग प्रोसेस से गुजार के उसका बिल्ड, एक प्रोडक्शन रेडी बिल्ड बनाना आसान है। जो सबसे मुश्किल टास्क है इसमें कि जब कभी प्रॉब्लम आ गई, अगर कभी प्रॉब्लम आ गई तो उसको फिक्स करना, उसको ट्यून करना थोड़ा सा निस्बतन मुश्किल काम है। आज ही नहीं, ये काफी पुरानी बात भी, अगर आप 10 साल पुराने भी आप बात कर लें तो उस वक्त भी ऐसा ही था। मैंने फ्रीलांसिंग पे बहुत सारे काम किए हैं।
एक नए प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने में, बनाने में, सेटअप करने के लिए मैं इतने पैसे चार्ज नहीं करता जितने किसी रनिंग प्रोजेक्ट के अंदर ट्रबल शूट करने के लिए मैं ज्यादा पैसे चार्ज करता हूँ। उसकी रीजन ये है कि उसमें एफर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप खुद से जो चीज बना रहे होंगे उसमें एफर्ट कम है, क्योंकि आप सारा बेस समझते हैं, सारे पैकेजेस, सारी डिपेंडेंसीज की इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं। वो निस्बतन ट्रैक करना आपके लिए आसान है, उसके अंदर रूट काज, उसके अंदर प्रॉब्लम्स की फिक्सेस अप्लाई करना आपके लिए आसान है। किसी दूसरे बंदे ने एप्लीकेशन को डिजाइन किया, सेटअप किया और वो भाग गया, छोड़ गया या अवेलेबल नहीं किसी कंपनी के लिए, फिर आपको हायर किया जाए उसको ट्यून अप करने के लिए, फिक्स करने के लिए, ये टास्क हमेशा मुश्किल रहता है। और इस टास्क के ऊपर एक्सपर्टीज उसी आदमी को होंगी जो कोर के ऊपर काम करना जानता है। कोर से मुराद मैं इस वक्त डेवऑप्स की जो कोर है वो लाइनिक्स है बेसिकली, क्योंकि वो सारे का सारा स्टैक लाइनिक्स के ऊपर होस्ट हो रहा है। ये बात भी ऐड कर दूं कि जो डेवऑप्स के टूल्स हैं, डॉकर, ये लाइनिक्स की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये डॉकर वर्चुअल मशीन की रिप्लेसमेंट है, राइट। और लाइनिक्स ने जगह ली है VMware EXXi प्लेटफॉर्म की, या माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्चुअल मशीन्स या वर्चुअल बॉक्सेस वगैरह इस्तेमाल हो रहे थे, उनकी रिप्लेसमेंट एज ए लाइनिक्स ने ले ली है। आप ये मत समझना कि डॉकर शायद लाइनिक्स को रिप्लेस कर रहा है या लाइनिक्स की रिप्लेसमेंट डॉकर है, ऐसा नहीं है। लाइनिक्स बैकएंड पे चलती जाएगी और भाई आवाज का इशू है, काइंडली जरा चेक करें। लाइनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने बताया कि मैं बात कर रहा था कि डेवऑप्स जो एक नई फील्ड रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस हुई है कुछ 4, 5, 6, 7 साल से, इसके अलावा भी बहुत सी फील्ड्स हैं मार्केट में जिनके मैं अभी नाम लेने जा रहा हूँ, जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, माइनिंग के ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा बिग डाटा की अगर बात की जाए, डाटा साइंटिस्ट की बात की जाए, या डाटा इंजीनियरिंग जिसको बोल रहे हैं, बिग डाटा, तो उन तमाम को जो पावर करने वाली चीज है वो लाइनिक्स है। ठीक है, अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा। ये इस वक्त आपके पास स्क्रीन शेयर है, ये स्लाइड्स वाली, एक मिनट। ये आपके पास कौन सी स्क्रीन आ रही है मेरी जिसके ऊपर ये लाइनिक्स ओरिएंटेशन आ रहा है? जी 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 जी। जी 10-15-20 मिनट में हम बात करेंगे लाइनिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लाइनिक्स की सिक्योरिटी क्या है, या ओवरऑल सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में लाइनिक्स का रोल क्या है। उसके अलावा लाइनिक्स को यूज करने के एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मार्केट वैल्यू। और इन तमाम बातों को खत्म करने के बाद आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैं नहीं बोलूंगा, ये गूगल बोलेगा। आप अपने गूगल के स्क्रीन पे जाएं, उसके सर्च में लिखें लाइनिक्स इज रनिंग इन वर्ल्ड सिस्टम्स। तो जो मैंने आंसर पाया वो ये है, 90% ऑफ ऑल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज पावर्ड बाय लाइनिक्स इंक्लूडिंग सुपर कंप्यूटर एंड क्लाउड प्रोवाइडर। 74% ऑफ स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड आर लाइनिक्स बेस्ड। तो ये उसने बड़े बड़े तरीके से समअप कर दिया पूरी दुनिया के जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सब लोग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, 90% लाइनिक्स उसको पावर दे रही है। सुपर कंप्यूटर, आई एम श्योर कि 100% सुपर कंप्यूटर दुनिया में जितने भी हैं उनके ऊपर लाइनिक्स चल रही है। और जो आपके हाथों में स्मार्टफोन है, भले वो एप्पल है, भले वो एंड्रॉयड है, ये सारे लाइनिक्स बेस्ड हैं। एप्पल जो है वो क्लोज सोर्स है, उसमें आप अमेंड नहीं कर सकते कुछ चीज़ें, लेकिन जो एंड्रॉयड है उसको गूगल सपोर्ट करता है, लेकिन स्टिल ओपन सोर्स है, आप चाहें तो उसका अपना वर्जन रिलीज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े स्टैट्स हैं मार्केट में, लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है यहाँ पे। मैंने रिसेंटली एक सिस्को के 3850 स्विच के ऊपर एक फर्मवेयर अपग्रेड किया, और अपग्रेडेशन के प्रोसेस के दौरान में लिखा हुआ था लोडिंग लाइनिक्स कर्नल, और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि सिस्को जैसी कंपनी भी अभी लाइनिक्स की मदद ले रही है अपने iOS इमेजेस को
बिल्ड करने में, मेंटेन करने में, या अपनी डिवाइसेस के ऊपर ओएस इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा, ये सारी कैटेगरी हमने देख ली। उसके बाद एक कैटेगरी नीचे मेंशन है, हाउ मेनी वेबसाइट रन ऑन लाइनक्स। तो आप देखें ये जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है येलो में, 96.3% ऑफ टॉप 1 मिलियन वेब सर्वर्स, दुनिया के अंदर 10 लाख जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उनको जो पावर देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनक्स है। आप डेवऑप्स इंजीनियर हैं, ठीक है, अच्छी बात है, भले आप किसी और इंडस्ट्री में चले जाएं, एआई में चले जाएं, डाटा साइंटिस्ट में चले जाएं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भाइयों आपकी जान नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसको सीख नहीं लेते। तो इसी को सीखने के लिए हम लोगों ने, उस्मान साहब ने ये इंट्रोडक्शन में इसको ऐड कर दिया। 4-5 लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसकी बेस सीखेंगे, सिर्फ इतना सीखेंगे कि ये आपके डेवऑप्स के कोर्स के अंदर आपको हेल्प आउट कर सके। सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम वो तमाम पैरामीटर्स, वो टूल्स, टेक्निक्स, वो सारी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे जो आपको बीइंग अ डेवलपमेंट इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, आपको इंडस्ट्री में काम आ सकते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं। सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए कि दुनिया में जो सिक्योरिटीज प्रोवाइड करने वाले अदारे हैं, जितनी कंपनीज हैं, वो लाइनक्स के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्नैपशॉट ऐड किए हैं, पैरट के नाम से, बैक ट्रैक के नाम से, काली लिनक्स के नाम से। जिन लोगों का थोड़ा सा लाइनक्स के ऊपर या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सपोजर है, वो इन टूल्स को समझते होंगे। ठीक है, सिक्योरिटी ऑनियन एक काफी बड़ा टूल है जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग, VAPT जिसको बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, लोग लाखों पे करते हैं सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पेनिट्रेशन टेस्टिंग के सर्टिफिकेशन के लिए या उसकी फॉर्मेलिटीज के लिए। ठीक है, स्नोड नाम से टूल्स है, ये सिस्को के IDS IPS कौन नहीं जानता, दुनिया में फेमस है, लेकिन अभी क्योंकि न्यू जनरेशन फायरवॉल्स आ गई, उनके अंदर ही ये टूल्स यूज हो रहे हैं, स्नोड और सुरिकाटा। ये फ्री टूल्स हैं, ओपन सोर्स हैं, कोई भी इनको उठा के अपने प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो लाइनक्स सिक्योरिटी जो है उसकी फील्ड लाइनक्स के बगैर जीरो है। एडवांटेज ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स है, आपको किसी को कोई पैसे नहीं देने, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर रेगुलेटरी की कोई रिक्वायरमेंट है तो इसके पेड वर्जन भी हैं, जैसा कि रेड हैट या ओरेकल एंटरप्राइज, तो उन पेड को आप ले सकते हैं सिर्फ रेगुलेटरी को सेटिस्फाई करने के लिए। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन बहुत ही बेहतर तरीके से ओपन सोर्स पे भी चल सकती है। डेवऑप्स के जितने भी ऑपरेशन हैं उन सब के बैकएंड पे लाइनक्स ओपन सोर्स चल रही है, भले को रेगुलेटरी की कितनी भी बड़ी रिक्वायरमेंट है। डॉकर का एंटरप्राइज तो आप ले लेंगे, लेकिन शायद वो अभी भी आपको लाइनक्स की एंटरप्राइज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, हम ओपन सोर्स पे जाएंगे। सिक्योरिटी की हमने बात कर ली कि लाइनक्स के बगैर सिक्योरिटी जीरो है, ना होने के बराबर है। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद यूबंटू है, सेंटोस है, रेड हैट है, मिंट है, मेजेंटो है, और पता नहीं कितने वेरियस इसके डिस्ट्रीब्यूशन हैं। आप एक से फेमिलियर नहीं, दूसरे पे काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे यूबंटू काफी ज्यादा फेमस है, सर्वर साइड पे भी यूज हो रहा है, डेस्कटॉप साइड पे भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। फ्री टू यूज है, वो बात हो गई। ओपन सोर्स है, लो कॉस्ट है। इवन कि आप इंटरप्राइज पे भी जाते हैं तो उसके कंपेयर किया जाए विंडोज के इंटरप्राइज के बारे में तो उसकी कॉस्ट कदरे कम है। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे फॉर्म्स मिलेंगे जहाँ के लाइनक्स को आप बग्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, को बग्स आ गया उसको फिक्स कर सकते हैं, या किसी किस्म की लर्निंग वगैरह कम्युनिटी के थ्रू आप कर सकते हैं। स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी, ये लास्ट टाइम मैंने कुछ लोगों को पढ़ाते हुए, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए एक सिस्टम दिखाया था, वो पिछले 2-2.5-3 साल से रनिंग था। वो इतना स्टेबल और रिलायबल है कि मैं बहुत सारी टेस्टिंग भी करता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको रीबूट करने की जरूरत पेश आई हो। मैं सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपग्रेड करता हूँ, लेकिन विंडोज की तरह इसको बार बार रीस्टार्ट करना वो हमने कभी नहीं सीखा। ये इतना रिलायबल है, इतना ड्यूरेबल है। परफॉर्मेंस वाइज ये परफॉर्मेंस वाइज द बेस्ट है, क्योंकि मेरे जहन में इस वक्त सिर्फ इसके कंपैरेटिव विंडोज आ रही है। विंडोज के एक इंस्टेंस को चलाने के लिए 8 GB रैम, 8 CPU से स्टार्ट होता है, अगर आपने कोई छोटी मोटी भी एप्लीकेशन उस पर होस्ट करनी है। तो गाइज मैं ये समझता हूँ कि आप 1 CPU 1 GB रैम भी अगर मुझे दे दें लाइनक्स के ऊपर, तो मैं आपको सेम एप्लीकेशन यहाँ पे होस्ट कर दूंगा जो मच फास्टर देन विंडोज होगी। तो ये इतना परफॉर्मेंस वाइज
बेहतर है। मल्टीटास्किंग, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडेड विंडोज सब मल्टीटास्किंग है, एक से ज्यादा यूजर लॉगिन कर सकते हैं, सेम टाइम में अपना काम कर सकते हैं, सबका सेशन, सबकी स्क्रीन एक दूसरे के लिए आइसोलेटेड होगी। जैसे विंडोज के अंदर रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू आप मैनेज करते हैं, इसी तरह यहाँ पे SSH के थ्रू हम इस सिस्टम को एक्सेस करते हैं, मल्टीपल लोग इसको मैनेज करते हैं। रन मल्टीपल डेस्कटॉप, विंडोज को इस्तेमाल करते हुए आपके पास एक ही तरह का डेस्कटॉप है, आप उसको देख देख के काम कर करके उकता भी सकते हैं, बिजी भी उकता सकते हैं आप उसको। लेकिन लिनक्स में युवेंटू के अगर आप यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपके पास चॉइस है, आप मल्टीपल डेस्कटॉप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप एक से उकता गए हैं, अगर आप एक से इरिटेट हो रहे हैं, तो आप दूसरे डेस्कटॉप पे रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें एक नया एनवायरनमेंट, एक नया स्क्रीन, नई आइकन्स और नई ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होंगी। तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में इतना इन नहीं है, उसकी रीजन ये है कि लाइनक्स की कम्युनिटी में या लाइनक्स को जो ऑनर कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी टोटल अंडरस्टैंडिंग सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम था, और उन्होंने मार्केट में वो जगह बना ली। जैसे हमने नंबर्स देखे, विंडोज ने डे फर्स्ट से सर्वर साइड पे काम नहीं किया था, उसने डेस्कटॉप साइड पे काम किया, और उसने डेस्कटॉप की मार्केट को अच्छा खासा गेन कर लिया। डेस्कटॉप से मुराद आपके घर का लैपटॉप, आपके घर का डेस्कटॉप कंप्यूटर या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली मशीन्स। लाइनक्स की मार्केट वैल्यू क्या है आप देख लें, 2017 में 7070 बिलियंस था, जो कि एक्सपेक्टेड है जो एक्सपेक्टेड है 2023 के अंदर 18.5% CAGR के थ्रू वो ग्रो करेगी। इस नंबर से बहुत ज्यादा मैं फेमिलियर नहीं हूं, क्योंकि मैं कोई बिजनेस इंटेलिजेंट का बंदा नहीं हूं, मैं टेक्निकल हूं, लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि 2023 का वर्ड लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यूज आने वाले 2-3 सालों में बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी। ठीक है, सबसे नीचे वाली स्टेटमेंट देखें, लाइनक्स इज द ओएस ऑफ 1.93% ऑफ ऑल डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड वाइड। ये देखें, बहुत ही टाइनी नंबर आपको यहाँ पे नजर आया। तो जैसे मैंने बात की थी कि विंडोज ने काम किया था डेस्कटॉप साइड पे, आपके सिस्टम पे विंडोज है, मेरे सिस्टम पे है ऑफिस के, लेकिन लाइनक्स ने काम किया था सर्वर साइड पे। चूंकि अभी आप माशाल्लाह सब यंग हैं और इंडस्ट्री में या जॉब कर रहे हैं या स्टार्ट करना जा रहे हैं, तो आपको इंडस्ट्री में लाइनक्स नजर आएगी सर्वर साइड पे, लेकिन विंडोज नजर आएगी आपको डेस्कटॉप साइड पे। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया, युवेंटू या मिंट या इस तरह के और भी कुछ फ्लेवर्स आए हैं जो डेस्कटॉप को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बहुत तेजी से ये चेंज होगी ये नंबरिंग, और आने वाले 2-3 सालों में आपको डेस्कटॉप साइड पे भी बहुत तेजी से नजर आएगी लाइनक्स। थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, अभी जो मैंने सारी आपसे बात की, ये एक ओरिएंटेशन दी, और ये जो चीज इस वक्त मेरी अभी स्क्रीन पे आई है, ये वो कोर्स कंटेंट है जो हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि आज हमने काफी डिटेल में देख लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे लाइनक्स कहाँ से आई, कैसे वजूद में आई, कौन इसको सपोर्ट करता रहा, और इतनी पावरफुल इसके होने की रीजन क्या है, ये सारा देखेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सेंटोस का इमेज इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, ओपन सोर्स है सेंटोस और काफी वाइडली यूज हो रहा है मार्केट में, तो इसको हम डाउनलोड करेंगे और देखेंगे इसमें डिफरेंट टाइप के वर्जन है, 7 है, 8 है, कौन सा बेहतर रहेगा हमारे इन्वायरमेंट में, किसके ऊपर हम चल के फिर डॉकर वगैरह और सारा कुछ इंस्टॉल करेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे। VMware भी हो सकता है, वर्चुअल बॉक्स भी हो सकता है, मैं प्रेफर ज्यादा वर्चुअल बॉक्स को करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कोई CD की नहीं देनी, उसको क्रैक नहीं करना। आप अपने तौर पे VMware भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे सेंटोस का, फिर उसको इंटरनेट से अपडेट करेंगे, लेटेस्ट पे ले आएंगे, और उसके बाद उसको एक गोल्डन इमेज क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आपको कभी ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड डिप्लॉय करना पड़े, तो विद इन फ्यू मिनट्स आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं अपने इमेज से। वो तमाम चीजें, वो तमाम कॉन्फ़िगरेशन जो आपने इमेज बनाने से पहले क्रिएट की होंगी, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बहुत मुश्किल नहीं है लाइनक्स, लेकिन चूंकि इसके ऊपर कलर्स नहीं है, कलरफुल नहीं है, GUI नहीं है इसका, तो कुछ लोग हेजिटेट फील करते हैं, यार ये पता नहीं क्या होगा, हमको गलत कमांड एग्जीक्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही
बेसिक चीजें हैं इसमें। सीडी की मदद से आप डायरेक्टरीज चेंज करते हैं, dir ls की मदद से फाइलें लिस्ट करते हैं, डेट डालेंगे डेट आ जाएगी, टाइम डालेंगे टाइम आ जाएगा। इस तरह की बहुत सी बेसिक कमांड हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फाइल मैनेजमेंट टूल्स करेंगे। फाइल मैनेजमेंट टूल्स से मुराद, एक स्टेटमेंट अभी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, वो याद रखें। लाइनक्स जो है वो फाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंट फाइल्स के अंदर जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे, चेंजेस इफेक्ट में आ जाएंगे। जबकि विंडोज जो है वो क्लिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप क्लिक क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करते हैं तो आपका काम हो रहा होता है। विंडोज के अंदर GUI बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, वो बैकएंड पे जाके बहुत कम आपको फाइलों के अंदर चेंजेस की अलाउ करता है। जबकि लाइनक्स उसके मुकाबले में GUI नहीं है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और कम रिसोर्सेज पे चलने की रीजन भी ये है कि इसमें बहुत पावरफुल ग्राफिक्स को लोड करने की जरूरत नहीं है। सर्वर साइड पे हम मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर जाएंगे, उन फाइल्स के अंदर कैसे चेंजेस करनी है, टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, कैसे सेव करना है, वो हम जब काम करेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल्स तो हम वो बहुत डिटेल में सीखेंगे। वर्किंग विद लॉग फाइल्स, लाइनक्स में आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी SSX हैं, वो तमाम लॉग फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। स्टिल फाइल है, फाइल के अंदर जाएंगे, देखेंगे लॉग फाइल में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एक एप्लीकेशन चलाई थी, सही से चल नहीं रही या हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं दे रही, तो हम लॉग फाइल्स के अंदर जाके उसको फाइंड कर सकते हैं कि क्या रीजन आ रही है। तो काफी डिटेल, बहुत बहुत डीप डिटेल हमें लॉग फाइल में मिलती है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाए तो आप बहुत इजीली लाइनक्स के ऊपर ग्रिप कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरिंग फाइल परमिशन, बहुत सी फाइलें लाइनक्स के अंदर होती हैं। जैसे वो आप बात की कि फाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहाँ पे परमिशंस वगैरह का हमेशा से हमें इशू रहेगा कि किस यूजर्स को क्या परमिशन असाइन करनी है, किस ग्रुप को क्या परमिशन देनी है, कौन सी एप्लीकेशन किन फाइल्स के ऊपर क्या परमिशन हो तो वो चलेगी। तो वो उन परमिशंस के साथ हम थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखेंगे कि जब हमने कोई डॉकर की एप्लीकेशन चलानी है तो किस यूजर्स के थ्रू डॉकर का इंस्टेंस चलता है और उस यूजर्स की परमिशंस कैसे असाइन की जाती हैं उस एप्लीकेशन को, ये सारा देखेंगे। यूजर्स एंड ग्रुप मैनेजमेंट, इसमें देखेंगे लाइनक्स जैसे हमने बात की मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के यूजर्स होंगे, उनके ग्रुप्स होंगे, उनको कैसे क्रिएट किया जाएगा, कैसे एक आदमी के जाने की सूरत में उसको रिमूव किया जाएगा और फर्दर कैसे ट्यून अप और मैनेज किया जाएगा। लाइनक्स के अंदर कोई ऐसा इंट्रूजन्स आमतौर पे, लाइनक्स के अंदर आमतौर पे इंट्रूजन्स या कंप्रोमाइज उसी वक्त होगी जब आपके ऐसे यूजर्स क्रिएट हो जाएं जो आपके लिए अननोन है। लाइक कोई बंदा था जो काम कर रहा था, उसका यूजर बना, वो चला गया, उसका यूजर ब्लॉक करना भूल गए, स्टॉप करना भूल गए, तो वो आपकी लाइनक्स को कंप्रोमाइज कर सकता है। वैसे बाहर से, इंडस्ट्री से या मार्केट से या इंटरनेट से अटैक बहुत कम आते हैं इसके ऊपर, जो इस लेवल का इसको डिस्टर्ब कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें जिस लेवल का एक नॉन यूजर इसके अंदर प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। ठीक है, हम वो यूजर और ग्रुप मैनेजमेंट में सारी डिटेल सीखेंगे। फिर हम लोग नीचे तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे पैकेज मैनेजमेंट क्या है। पैकेज मैनेजमेंट से मुराद, जैसे विंडोज के अंदर डिफरेंट टाइप के आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, आप एक्सी को डाउनलोड करते हैं, डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं और एक नई फीचर, एक नई एबिलिटी विंडोज के अंदर ऐड हो जाती है। इसी तरह लाइनक्स में हम लोग यम का टूल, RPM वगैरह, इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि हम किस तरह एक नई फंक्शनैलिटी सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, कैसे हम डॉकर्स को इंस्टॉल करेंगे, कैसे कुबरनेटिस को इंस्टॉल करेंगे, आंसिबल कैसे इंस्टॉल होगा। ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन की, ये फर्स्ट बेसिक स्टेप है मतलब डेवऑप्स के लिए कि आपको अपने टूल्स को एटलीस्ट इंस्टॉल करना आना चाहिए। तो हम वो तमाम टूल्स जो डेवऑप्स के अंदर हम स्टडी करेंगे, हम वहाँ पे उनको इस सेक्शन के अंदर इंस्टॉल करेंगे। हम जेनकिन वगैरह को इंस्टॉल करके देखेंगे एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे। जैसे उस्मान साहब ने बताया कि हम जेनकिन को लेके चलेंगे डॉकर कंटेनर की सूरत में, मैं आपको यहाँ पे सिखा सकता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बगैर डॉकर के जेनकिन कैसे चलेगा। ठीक है, फिर हम इसमें डिफरेंट टाइप की रिपोजिटरीज को ऐड करेंगे। फिर क्या होगा उससे कि हमें फर्दर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की एबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम में। रिपोजिटरी से मुराद के एक बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स की एड्रेसेस हैं। आप ऐसा कर लें कि कोई मुझे ये एड्रेस दे कि ये मेरा एड्रेस है, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की रिपोजिटरीज हैं, ईपेल है, यमी है,
और जब डॉकर इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए भी हमें एक रिपोजिटरीज ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइनक्स की डिफॉल्ट रिपोजिटरीज डॉकर को नहीं जानती। आप यम इंस्टॉल डॉकर करेंगे तो कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं होगी अनटिल अनलेस कि आप उसकी रिपोजिटरीज को पहले इंस्टॉल करें या फेमिलियर हो जाएं उसके साथ। फिर हम पैकेजेस को रिमूव करना, अपग्रेड करना सीखेंगे। हम फिर देखेंगे कि कोई पैकेजेस जो इंटरनेट पे नहीं मिल रहा उसको ढूंढने का तरीका देखेंगे कि कैसे सर्च किया जाता है। फिर हम आरपीएम कमांड्स के बारे में बात करेंगे। सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बेसिकली आरपीएम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेंटोस, रेड हैट या इसकी फैमिली में से जितने भी सिस्टम ड्राइव किए गए हैं वो सारे के सारे आरपीएम बेस्ड है। मैं क्विकली एक छोटी सी स्लाइड्स आपके सामने ओपन कर देता हूं जिससे आपको आइडिया होगा कि आरपीएम बेस्ड सिस्टम कितने हैं। ये मेरे पास एक रेड हैट की फैमिली ट्री है। मैंने इसको यहाँ पे स्क्रीन पे पेंसिल पे ठीक हो गया, अब नजर आई, पहले नहीं आ रहा था। हाँ, कोई मसला नहीं। मैं ये स्लाइड्स को मैंने ओपन किया है और इस तरह मूव किया है। ये 94 से लेके 2013 तक है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लेटेस्ट नहीं है, बट एनीवे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये यहाँ पे रेड हैट था। रेड हैट 1994-5 के दरमियान यहाँ पे आके ये इंटरप्राइज हो गया। लाइक इसने पेड काम करना शुरू कर दिया, जो कि 2001 और 2 के दरमियानी बात थी। कुछ इसके जानने वाले, जो कुछ इसके साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टिल हेजिटेट किया कि हम इंटरप्राइज पे नहीं जाएंगे। वहां से उन्होंने सेंटोस को ड्राइव कर लिया। ये आप ये देखें, सेंटोस के बाद यहाँ पे एस्ट्रिक्स, इलास्टिक, ये सारे टेलीफोनिंग के प्लेटफॉर्म और वर्चुअल प्लेटफॉर्म, और यहाँ से फेडोरा भी यहीं से ड्राइव हुई, और राइकल एंटरप्राइज यहीं से ड्राइव हुआ, और बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ से ड्राइव हुई। तो अगर आप आरपीएम के एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीख जाते हैं तो इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको काम करने में, इनके ऊपर कोई पैकेजेस इंस्टॉल करने, रिमूव करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आरपीएम बेस्ड सिस्टम तमाम एक जैसे ही हैं। सेकंड जो है वो डेबियन बेस्ड सिस्टम है। खैर उनकी इतनी डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उसकी भी बहुत लंबी चौड़ी फैमिली ट्री है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और रिसर्च उसके अंदर भी है। मार्केट में आपको 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे, आरपीएम एंड डेबियन। तो गाइज मेरा सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर कोई मेरे रेलिवेंट आपके पास कोई क्वेश्चन है तो काइंडली रेज करें, उसको आंसर करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने इंस्ट्रक्चर दूसरे पे मूव करेंगे। थैंक यू। सर ये आरपीएम और यम में क्या फर्क है? दोनों का भी आरपीएम से भी इंस्टॉलेशन होती है? वॉइस बहुत कम है आपकी, दोबारा बताएं। एक मिनट सर, मैं ये बोल रहा हूँ आरपीएम और यम में क्या फर्क है? इंस्टॉलेशन। ठीक है, मुझे क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, मैं उसका आंसर ऐसे कर रहा हूँ कि यम एक टूल है जो कि पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको हेल्प करेगा, राइट। आप यम इंस्टॉल अपाची करेंगे, आपका अपाची इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन अपाची की जो फाइल होगी, जैसे विंडोज के अंदर एक्जी फाइल होती है ना हर एप्लीकेशन की, इसी तरह जो आरपीएम बेस्ड सिस्टम होंगे उनके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे उन तमाम की एक्सटेंशन आरपीएम होगी। इवन के आप ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अगर पैकेजेस, टोटल नंबर ऑफ पैकेजेस को फाइंड आउट करके देखेंगे तो उन तमाम की एक्सटेंशंस आरपीएम होगी, और जितने आप इंटरनेट से दूसरे इंस्टॉल करेंगे सब आरपीएम होंगे। यम वो बेसिकली पैकेज मैनेजर है जो आपको पैकेजेस को इंस्टॉल करने में हेल्प करेगा आरपीएम के लिए। यम के अलावा जुबी नाम से भी है, जाइपर नाम से भी है एक पैकेज, लेकिन वो सेंटोस में नहीं यूज होता। अनफॉर्चुनेटली वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस होंगी, वो वहां पे यूज करते हैं। सर हम ये कह सकते हैं कि यम अपनी मर्जी का वर्जन इंस्टॉल कर देता है, अपडेटेड वर्जन, लेकिन आरपीएम से हम कोई सिलेक्टेड वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यम से भी सिलेक्टेड वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, नो वरीज। लेकिन यम से जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो यम ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व कर देता है। एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए हो सकता है कि 4 और डिफरेंट टाइनी सॉफ्टवेयर की जरूरत हो, तो यम खुद ही इंटरनेट से ढूंढेगा, इंस्टॉल कर देगा। अगर आप आरपीएम इटसेल्फ से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जाएंगे तो अगर तो उसकी डिपेंडेंसीज हुई तो वो एरर दे देगा डिपेंडेंसीज का, अगर नहीं होगी तो वो इंस्टॉलेशन कर देगा, नो वरीज। ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा, दोनों मेथड से आपको इंस्टॉलेशन मैं सिखाऊंगा। तंजील भाई, उस्मान भाई, आप दोनों से क्वेश्चन है। अभी जो डेवऑप्स का हम ये कोर्स लेके चल रहे हैं, इसमें हम सेंटोस पे लेके चलेंगे या डेबियन पे भी इस पे काम करेंगे, वोंटो पे भी करेंगे?
हम लोग कोशिश करेंगे सेंटोस 7 के ऊपर चलें, उसके ऊपर डेवऑप्स के सारी एनवायरनमेंट उस पर क्रिएट करें, लेकिन हो सकता है आपको मार्केट में कहीं डेबियन के ऊपर भी डॉकर्स ये वगैरह चलते नजर आए। प्रॉब्लम कोई नहीं है, दोनों स्मूथ हैं, स्टेबल हैं, रिलायबल हैं, काम हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि सम टाइम हम इस पे करेंगे, और मैंने आपको बताया ना कि मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लोग Ubuntu के भी इमेजेस को यूज़ करके करेंगे, तो माइट भी हमारे प्रोजेक्ट तो मिक्स ही होंगे, सम टाइम हम CentOS होंगे, सम टाइम जो है वो Ubuntu, ताकि आपको दोनों फ्लेवर्स का आइडिया ज़रा हो जाए। ओके। अच्छा, लाइनक्स में अपने सेंटोस तो अब खत्म नहीं हो रही है। इसकी हो जगह रही तो मैंने सुना कि सेंटोस स्ट्रीम आ रही है, कि सेंटोस की सपोर्ट खत्म हो रही है। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है ना, जो अभी कल से जो स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन में, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सेंटोस के बारे में क्या अफवाहें मार्केट में फैल रही हैं। सेंटोस टीम मार्केट में आ चुकी है, सेंटोस 7 जो है 2024 तक हमारे साथ रहेगी, तो उसमें बड़ा अरसा है, अभी 3 साल, वो कम अरसा नहीं है मार्केट में और आईटी में खास तौर पे। और रॉकी लाइनिक्स वगैरह हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ न्यूज में मैंने देखा है कि वो इसको टेक ओवर करे अभी इन तमाम चीजों को। रॉकी लाइनिक्स इज स्टिल ऑन आरपीएम। अच्छा, दूसरी चीज मैंने ये सर पूछना था कि सेंटोस 8 में आपके क्या है? कोर्स आउटलाइन में आपने एलबीएम या वॉल्यूम्स को कहीं ने मैनेज नहीं किया? हेलो जी जी, मुझे आपका क्वेश्चन आ गया। हम्म। आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट ऐड नहीं है, और यहाँ पे कुछ बैश की शेल स्क्रिप्टिंग भी ऐड नहीं। उस्मान साहब ने कल वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी कि आप ये कुछ और टूल्स को इसमें ऐड कर दें। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 लेक्चर रहेंगे शुरू के उस्मान साहब की क्लास के। हम कोशिश करेंगे उन 5 लेक्चर्स में मैक्सिमम कवर करें। अगर आप साथ देंगे, आप विलिंग टू लर्न है, अगर जो मैं समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ वो बड़े इजीली आप गेन कर रहे हैं, आप कह लें कि आप हजम कर रहे हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है डिस्क मैनेजमेंट को भी पढ़ाने में। मेरे पास पूरा कोर्स बना पड़ा है, मैं सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा, मैं वो पूरा कोर्स यहाँ पे आपके नहीं सामने नहीं, हाईलाइट वो कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरा ये सवाल सिर्फ इसलिए था कि आपको पता है कि डॉकर्स में जो है वो वॉल्यूम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उसने ओवरले वॉल्यूम्स बनाने होते हैं, तो उसको मैनेज करना जो है ना, वो फिर वो तो हमने ऑब्वियसली लाइनक्स पे अपना ओएस के ऊपर ही कोई इशू हो, कोई चीज़ ऐड करनी है, पार्टीशन साइज बढ़ाना है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आया वो भी पार्ट हो जाए तो बेहतर होगा, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप हमें ये वो मेरी क्या। स्क्रीन पे देखें, मैंने एक कंटेंट जो है हाईलाइट किया है, माउंटिंग डिस्क इन रनिंग ओएस। हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लाइनक्स के अंदर चलते हुए में डिस्क ऐड करेंगे, उसकी एग्जिस्टिंग डिस्क स्पेस का साइज को इंक्रीज करेंगे, और वो ताकि अंदर डॉकर भी उससे अवेयर हो सके। तो हम कुछ कंपोनेंट हम क्लियर इसमें, आई एम एग्री कि आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया। आमतौर पे इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, बीइंग अ डेवलप्स इंजीनियर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क आउट ऑफ जा रही है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, इनहांस किया जाए रनिंग ओएस में। इवन के ओएस डाउन करने के बाद भी हम उसको चेक कर लेंगे। इस कंटेंट को मैं ऐड कर दूंगा अपने ऊपर। ठीक है, दिल भी थोड़ा सा क्वेश्चन है। जी जी, आप क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा स्पीड से करना, क्योंकि अब आगे भी प्रोसीड जी करना है जी, हमें केवल। तंजील भाई, जी मेजर डिफरेंसेस क्या है ये लिनक्स के फ्लेवर्स में डिफरेंट जो हैं? सेंटोस है, रेड हैट है, यूबंटू है, मेजर डिफरेंस क्या है इनमें? इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है मेजर, वो ये है कि इनकी बेस, मैंने बताया कि जो फैमिली ट्री मैंने आपको दिखाई रेड हैट की, ये इतनी बड़े, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में, या तो वो आरपीएम बेस्ड होंगे या वो डेबियन बेस्ड होंगे। जो आरपीएम बेस्ड सिस्टम होगा उसके अंदर आरपीएम की कमांड 100% श्योर है चलेगी, और जितने भी पैकेजेस हैं उनके आखिर में डॉट आरपीएम लिखा हुआ आएगा। जो डेबियन बेस्ड सिस्टम है उनके आखिर में डॉट डीईबी आएगा, और उनके अंदर आरपीएम की कमांड नहीं चलेगी, और उनके अंदर पैकेजेस को इंस्टॉल, डिलीट या मैनेज करने के लिए उनका टूल्स डिफरेंट होगा। तो बेसिक जो जो चीज है वो सिर्फ बैक एंड है इनकी, जो चेंज है जिनके ऊपर ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करता है। उसके अलावा जितनी भी टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सारी सिमिलर हैं, अप्रोक्सीमेटली 80% सिमिलर हैं। इनके अंदर तमाम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, इवन के उनके पाथ भी काफी हद तक सिमिलर हैं। कुछ के डिफरेंस भी हो सकते हैं, हम वो डिफरेंस भी स्टडी कर सकते हैं। वैसे हम सेंटोस 8 पे क्यों नहीं जा रहे हैं? उसमें तो कई टेक्नोलॉजिकली भी वो अपग्रेड होगी हुई है एज कंपेयर इफ यू टॉक अबाउट यम। तो यम को उन्होंने डीएनएफ में चेंज किया है, और वो डीएनएफ भी
कहते हैं, मुझे नहीं इसका खैर इतना आइडिया, मगर ये है कि वो कहते हैं कि वो मोर रिलायबल है इन इंस्टॉलेशन एज अच्छा, मैं कम्पेयर टू। आपको ना वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। खैर ये हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर ये काफी डिटेल में था टॉपिक। अच्छा, रेड हैट, बेसिकली रेड हैट ही वो एंटिटी है जिसने फिडोरा को भी ऑक्युपाई किए रखा और सेंटोस भी इसी की थी, लेकिन समहाउ कि ये ओपन सोर्स रखी। रेड हैट का जब भी कोई नया वर्जन रिलीज होता था उसकी डिटो कॉपी वो सेंटोस को रिलीज कर देता था, इवन के जीरो चेंजेस के बाद। एक माइनर चेंजेस भी नहीं होती थी सेंटोस के वर्जन में और रेड हैट के वर्जन में जब रिलीज नहीं आती थी, एक्सेप्ट सब्सक्रिप्शन के जो वो चार्ज करता है। अभी रेड हैट उस वक्त, आज से 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो सेंटोस टीम नहीं थी उस वक्त, रेड हैट फिडोरा को यूज करता था आप अपना एज ए अपस्ट्रीम, मतलब अपनी डेवलपमेंट और रिसर्च ऑपरेशंस ये फिडोरा के ऊपर बैठ के करता था, वहीं पे टेस्टिंग करता था। जब वो एक मेच्योर ऑपरेटिंग सिस्टम या उसका नया वर्जन बनाने में कामयाब होता था तो वो रेड हैट को रिलीज करता था। उसके रिलीज के कुछ दिनों के बाद ही वो सेंटोस की नई रिलीज आ जाती थी, जो कि सेम आप कह लें कि स्टेबल रिलायबल था जिस तरह रेड हैट था, क्योंकि वो फिडोरा के ऊपर बैठ के उसकी डेवलपमेंट हो चुकी थी। जी तंजील भाई, बस थोड़ा सा सम अप करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस लिनक्स में भी कवर होते रहेंगे। असल में अभी बाकी ट्रेनर्स वेट कर रहे हैं, तो हम आगे प्रोसीड ठीक है, ये मैं सिर्फ आंसर करता हूँ, उसके बाद जी। इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली रेड हैट ने क्या चेंजेस की, वो रेड हैट अभी ये कह रहा है कि मैं सेंटोस का जो 8 वर्जन या सेंटोस स्टीम जो आया है ना, उसको मैं डेवलपमेंट बेड के तौर पे यूज करूंगा, सेम जो वो फिडोरा को कर रहा था। आमतौर पे फिडोरा उस वक्त इंडस्ट्री में यूज नहीं होता था क्योंकि वो स्टेबल नहीं था, रिलायबल नहीं था। सेंटोस 8 या सेंटोस स्टीम रिलायबल या स्टेबल नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तमाम रिसर्च और डेवलपमेंट के टास्क वो कर रहे होंगे। जब आप उसको अपडेट करेंगे तो हो सकता है आपके पास कोई ऐसे पैकेजेस आ जाएं जिनके ऊपर R&D चल रही थी, वो स्टेबल और रिलायबल नहीं थे। वो टेस्ट बेड है, डेव इन्वायरमेंट है। सेंटोस 7 जब तक चलेगी आपके साथ रहेगी, ठीक है। सेंटोस 7 जब तक रहेगी हम उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद अगर ये स्टीम में चेंजेस करके उसको रिलायबल कर देता है, गुड। अदरवाइज रॉकी लाइनिक्स या कोई और RPM बेस्ड लाइनिक्स उसकी जगह ले लेगी, तो वी आर गुड टू गो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इंशाल्लाह इन डेप्थ डिटेल में बात करेंगे और आपको सेंटोस की वेबसाइट्स के ऊपर भी आर्टिकल दिखाऊंगा जो इसके बारे में मेंशन है। थैंक यू गाइस, कोई और क्वेश्चन थैंक हो यू। तो बताइए, फिर प्रोसीड करते हैं। थैंक यू। जी, तो जमशेद साहब, आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्यूबरनेटिस का। तंजील भाई, आप अपनी स्टॉप कर दें शेयरिंग। स्टॉप करते हैं। जी श्योर। ऑल डन। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है लोगों को? जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है। 11 साल का मेरा एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ IT। ओके, सो पिछले 4 साल से एज अ डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहा हूँ मैं। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, 10+ पाकिस्तान कराची में काम कर रहा हूँ। हमारे जितने भी 4 साल से क्लाइंट हैं सारे US, UK, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बाहर के क्लाइंट्स होते हैं। मैंने अपना करियर एज IT स्टार्ट किया था जब कुबरनेटिव और डेवऑप्स था नहीं, तो कुबरनेटिव डेवऑप्स आए ही पिछले 4-5 साल से हैं। लास्ट वीक हम लोगों की कुबरनेटिव के ऊपर ओरिएंटेशन भी हुई थी और वेबिनार भी हुआ था जिसको मैंने कुबरनेटिव कुछ बताने की कोशिश की थी। उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब थोड़ा सा उससे थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस हम लोग कुबरनेटिव के कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 6 चैप्टर्स हैं, सही है। जो 6 चैप्टर्स या मैं अभी आगे पीछे कर सकते हैं, अभी मैं इसको मज़ीद रिफ़ाइन करूँगा कि क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, अच्छा इसमें सारी थ्योरी भी होगी और सारे प्रैक्टिकल्स भी होंगे, ठीक है। लेकिन चैप्टर 1 जो है प्योरली वो थ्योरी से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कुबरनेटिव का बेसिक क्या है, उसके आर्किटेक्चर क्या है, सही है। कुबरनेटिव में किस तरह कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर नेम स्पेस क्या होता है कुबरनेटिव के अंदर, वो हम देखेंगे। चैप्टर 2 में फिर जो कुबरनेटिव का बेनिफिट्स में आता है, हाई अवेलेबिलिटी, क्या हम हाई अवेलेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं। कुबरनेटिव के मैनेजमेंट टूल्स होते हैं कि कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्या क्या उन टूल्स का क्या काम होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
QCTL से वर्किंग देखेंगे कि कुबरनेटिव के साथ जो मेन टूल है, सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्टिव टूल्स यूज़ होने वाला है वो हमारे पास QCTL होता है। सही है, QCTL की कमांड्स देखेंगे, QCTL की टिप्स देखेंगे कि हम इसको किस तरह बेहतर तरीके से, एक तो कमांड होती है कि सिंपल हम कमांड रन करके QCTL, लेकिन उससे कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, तो टिप्स देखेंगे। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि सर्विस अकाउंट हम क्यों यूज़ करते हैं, उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुबरनेटिव में लास्ट वेबिनार में भी अगर जिन लोगों ने, आप लोगों ने इसे ज्वाइन किया था, हमने पोर्ट देखा था, पोर्ट की रिसोर्स देखेंगे कि यार उसकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसी है, कितनी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, अगर ज़्यादा हो रही है तो सूरत में क्या करना है। ठीक है, मैनेजिंग एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जो एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्रिएट करते हैं वो कैसे होगा। फिर चैप्टर 4 में इन सब की पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे क्या होती है, फिर इन सब की हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। सही है, फिर चैप्टर 4 में स्केल करेंगे, रोलिंग अपडेट्स। जी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, कट हो जाती है बीच में आवाज। अभी चल बिल्कुल बंद हो गई, आवाज चली गई है। आवाज हेलो, जी बिल्कुल जी आ रही है आवाज अभी आपकी, आ अभी रही आ है। रही है। अभी नहीं आ रही आवाज, फिर नहीं आ रही है। ओके, अब आ रही है आवाज। आज क्या हो गया, सबके इंटरनेट नहीं चल रहे क्या? जी आप स्टार्ट अच्छा, करें। ओके। फिर चैप्टर 5 के अंदर हम लोग देखेंगे स्टोरेज, कि स्टोरेज क्या होती है, क्यों वॉल्यूम्स क्या होते हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्या होते हैं। परसिस्टेंट वॉल्यूम जैसे मैंने लास्ट वेबिनार में बताया था, डेटाबेस के साथ हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि डेटाबेस जब भी उसका पोर्ट डिलीट हो जाए तो डेटाबेस कभी भी लॉस ना हो। ठीक है, डेटा कभी भी लॉस ना हो। परसिस्टेंट वॉल्यूम देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि यार ट्रबल शूटिंग करनी है। सही है, लॉग चेक करने, लॉग कैसे चेक करते हैं, कंटेनर्स के, एप्लीकेशन के, नोट्स के जो लॉग्स होते हैं वो कैसे देखेंगे, ये ट्रबल शूट करना है वो कैसे देखेंगे। इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग क्लस्टर सेटअप करना भी सीख लें, क्योंकि आजकल तो देखें मोस्टली जो क्लस्टर्स बन रहे हैं वो मैनेज सर्विस, अगर आप एजर पे जाएं, AWS पे जाएं, गूगल पे जाएं, ये अपनी मैनेज सर्विस देते हैं। वो तो बहुत क्लिक के ऊपर करना, आपको सिर्फ क्लिक करने में हर चीज़ सेटअप कर देता है। सही है, लेकिन बहुत सी कंपनीज अभी भी हैं जो मैंने यूज़ में देखा है, जैसे एफिनिटी है, कराची में बहुत बड़ी कंपनी का नाम है एफिनिटी, IT में बहुत बड़ा नाम है, सिस्टम लिमिटेड में मैंने सुना है कि अभी बहुत सारी कंपनीज है जो इन हाउस कोऑर्डिनेटिव क्लस्टर बना रही हैं। ठीक है, सेटअप कर रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक चैप्टर उसका भी शुरू में ऐड किया जाए कि क्लस्टर कैसे सेटअप किया जाता है, उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। तो ये हमारी बेसिक कोर्स आउटलाइन होगी जो मैं कोशिश करूँगा पढ़ाऊँ। सही है, तो इंशाल्लाह मैं ये फुल कोशिश होगी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर दूँ, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया दूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। फिर इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल शुरू करेंगे। सही है, कि इससे ज़्यादा जो कंटेंट हम लोग नहीं, इसके अंदर नहीं है, जो चीज़ मिस कर रहे हैं मिस करेंगे, वो फिर हम इसका जो एडवांस लेवल होगा उसके अंदर वो शुरू करेंगे। सो ये मेरी तरफ से इसका कोर्स आउटलाइन है कोऑर्डिनेटिव की, जो जी इंशाल्लाह हम किसी लोग। का कोई क्वेश्चन है तो इसमें एक कलेक्टिव क्वेश्चन है बेसिकली, ये डॉकर से और कुबरनेटिस से रिलेटेड ही, कि जब हम लॉग्स पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम अपने OS लेवल पे लॉग्स को तो हम अपने सेंट्रलाइज सर्वर में ले जाते हैं। काइंडली इसको भी बीच में जरा ऐड करें कि जो इनके लॉग्स हैं पर्टिकुलरली कंटेनर्स के, या आइडेंटिफाइड क्लासिफाइड डिफरेंट लॉग्स, फिल्टर्ड लॉग्स, जिनको हम RSys लॉग में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं या किसी भी syslog सर्वर में रिमोट पे। बिकॉज कि अगर कंटेनर जाता है या किसी वजह से कोई लॉग रिमूव हो जाते हैं, और वही एक हमारा क्रिटिकल पार्ट होता है ट्रबल शूट के लिए और एज एन एसेट भी रखने के लिए, कि अगर हमने उन्हें स्टोर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके यार देखो, थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स आते हैं, आप प्रोमीथियस यूज़ कर सकते हो, आप डेटाडॉग यूज़ कर सकते हो।
नहीं, वो सही तो है। एल्क भी है, एल्क स्टैक भी है, वो भी मैं यूज कर सकता हूँ, वो बात ठीक है, मगर मैंने उनके साथ इसको इंटीग्रेट, अब मैं नॉर्मल लॉग्स को तो ले जाऊंगा, उन्होंने फाइल बीट दिया या डिफरेंट टूल्स दिए हैं मैं जिसके और बिल्कुल। वो इसमें भी अवेलेबल हैं। इनके लॉग्स मैंने सेपरेटली उठा के उस सर्वर पे कैसे ले जाने हैं, उसमें डॉकर या कुबरनेटिस लेवल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन यूज हो सकती है, क्योंकि लॉग्स तो आप रन टाइम पे जैसे नॉर्मल लॉग्स हैं वो देख लेंगे, मगर अब वो लॉग्स तो आ रहे हैं, मगर मैं उन्हें चाह रहा हूँ कि वो रिमोट सर्वर पे भी जाएं, तो क्या तो हमें फिर आप, कुबरनेटिस लेवल? हाँ, तो फिर आप इसी तरह जैसे आप कह रहे हो ना, जैसे ELK स्टैक होता है, ठीक है, इसी तरह सेम इसके अंदर ELK स्टैक भी क्या होता है, नोड लेवल पे इंस्टॉल हो जाता है। जो हमारे कुबरनेटिस की नोड्स होती हैं, बेसिकली पोर्ट के ऊपर तो हम इंस्टॉल कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सही है। जो मेरी नोड्स होगी कुबरनेटिस की, उसके अंदर आप ELK का जो बीट्स है वो इंस्टॉल करोगे, वो आपको क्या करेगा, वो सारे लॉग्स वहाँ भेज रहा होगा, ठीक है। तो जिस तरह VM सेटअप करते हो ना, जिस तरह VM के ऊपर आप ELK सेटअप अगर आपने किया, सेम इस तरह आप इसके लॉग्स भी वहाँ ले जा सकते हो। सर इसकी फिर एक थोड़ी छोटी सी एक लैब अगर ऐड कर लें बीच में तो यार वो अभी तो नहीं, हम लोग इसमें तो नहीं ऐड कर पाएंगे, क्योंकि वो फिर इसमें हम एडवांस लेवल पे करके दे आपको एक जो जब चीज, तो। हाँ हाँ। सॉरी, एक चीज ऐड करूंगा मैं। असल में मुझे याद है जमशेद ने भी और मैंने भी जिस क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे थे, हम लोगों ने रिसेंटली वो किया था, लेकिन वो जिस अकाउंट के लिए जिधर हमने लॉग्स माइग्रेट किए थे ना, वो एक पेड सोल्यूशन है logs.io। आप लोगों ने शायद किसी ने देखा हो। logs.io में ये होता है कि हम क्या करते हैं, क्यूबरनेटिस के पॉड्स के ऊपर जो है ना, जो होस्ट जो नोड्स होती हैं उसके ऊपर एक फ्लुएंट डी होता है, उसको सेटअप करते हैं और वो फिर कंटेन जो पॉड्स हैं उधर से लॉग्स उठा के तो भेज देता है logs.io में। लेकिन logs.io सोल्यूशन जो है वो पेड सोल्यूशन था, वो क्लाइंट ने परचेज क्योंकि किया हुआ था, तो हम लोगों ने उधर ये माइग्रेट किए थे। तो वो फिर ये होता है कि आपके लॉग्स जो है वो सेपरेटली उधर स्टोर हो रहे होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि फ्लुएंट डी और उसके बगैर हम क्लाउड वॉच पे भी लॉग्स जो है वो भेज सकते हैं। हाँ सर, वो बस हम लोग यही है बिल्कुल कि क्योंकि हाँ। उसमें काफ़ी मार्केट में ऑब्वियसली सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो जो अगर आपकी तरफ से एक छोटी सी लैब या तो डॉकर्स में हो जाए या कुबरनेटिस में हो जाए, तो उससे ये होगा कि क्योंकि नॉर्मली तो आपको पता है आप पोर्ट 514 पे RSS लॉग पे भेज देते हैं और वो चले भी जाते हैं रिमोटली, ताकि अगर खुदा ना खास्ता फिजिकली वो सर्वर को कुछ होता है तो आपके लॉग सेव होते हैं। तो अच्छा ये एक चैलेंज है। थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन खुरम में बात ये कि इसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं कि वो एक एक सब चीजें एक चीज में कवर करना बहुत टफ होता है, किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई चीज रह जाती है। बट सही वी है। विल ट्राई। मैं डॉकर में कोशिश कर लूंगा, अगर उसमें हाँ अगर जी, डॉकर में भी हो जाए पॉसिबिलिटी तो वो भी बहुत है, इसलिए कि स्टिल है। कुबरनेटिस के अंदर भी तो डॉकर कंटेनर्स ही। हाँ और एग्जैक्टली। उसमें हम क्लस्टरिंग वगैरह की लैब वगैरह भी कवर करेंगे। देखिए मैंने अभी जमशेद भाई ने बताया है आपको कि हम लोग क्योंकि वो इसकी जो क्लस्टर क्रिएशन है ऑन AWS EKS के ऊपर, तो वो कर लेंगे। लेकिन ये कि क्योंकि बताया ना कि क्यूबरनेटिस इज नॉट अ स्मॉल पार्ट, कि इसको भी कवर करने की, यानी कि ये तमाम कोर्सेज अगर आप लोग ऑनेस्टली देखें ना, तो डॉकर का कोर्स इज अ सेपरेट कोर्स, सिंगल कोर्स ही 3 महीने का हो सकता है। क्यूबरनेटिस का सिंगल कोर्स ही जो है वो 3 महीने का हो सकता है। तो ये चीजें कि अगर इन सबको अगर हम 3-4 माह में कवर करते तो हमारा मेजर इस कोर्स के अंदर जो है ना, आप बेसिक से क्लोज टू एडवांस जाते हैं, बल्कि एडवांस नहीं जाते, क्योंकि आपको हर टॉपिक नहीं कवर किया जा सकता। मैं उसको इसलिए कंप्लीट एडवांस नहीं कहता कि उसमें अगर हम हर चीज कवर करते हैं, क्योंकि अगर आगे क्यूबरनेटीज में फिर आगे हेल्म आप लोग कहोगे कि हेल्म चार्ट्स क्या आने चाहिए, लेकिन हम लोग तो वो कोशिश नहीं चीजें करेंगे, नहीं, चलें, क्योंकि जैसे हाँ ऑब्वियसली आप वो कह रहे हो ना बहुत क्लस्टर एडवांस। सेटअप करने की, जी जी तो क्लस्टर सेटअप करने की एक लैब है, जी सही है, जी। वो हम लोग लैब देख लेंगे इंशाल्लाह वो इंक्लूड करके। कर लेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। बाकी हर चीज कवर करना थोड़ा टफ है, इसलिए हाँ जी, थोड़ा सा। ऑब्वियसली एक्चुअली लॉग्स पढ़ रहे हैं तो मैंने उसी से वाले से बात की, जो चीज़ नहीं बीच में हाँ मैंने वो तो हम लॉग्स तो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली। ठीक है जमशेद जी, किसी को कोई क्वेश्चन है जमशेद भाई से तो कर लें, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं गेट और गिटहब के लिए। हमारे पास भाई हैं, थैंक ही इज पाइथन एक्सपर्ट, तो ही इज डेवलपर। तो वजाहत, ओवर टू यू। वजाहत आपका म्यूट है अभी। Can you hear me guys? यस। यस। Okay, चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादातर जो है वो पाइथन से रिलेटेड है। It's been like 5 years working in Python with different frameworks like Flask and Django.
और पाइथन के अंदर स्क्रिप्टिंग पे भी मैं काम करता रहा हूँ. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस इज आल्सो द पार्ट वे आई हैव बीन. एंड आजकल मैं माइक्रो सर्विसेज पे काम कर रहा हूँ. ठीक है. और अभी यहाँ पे जो कि जिस चीज़ के लिए मुझे चूज़ किया गया है और यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन देनी है वो बेसिकली गिट वर्जन कंट्रोल के बारे में है. तो let's start and see if there are some questions you guys can put them on the last time I guess. तो हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि उनको अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें हम. ठीक है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. थोड़ा सा जो पैटर्न है वो इसका इस तरह है कि शुरू शुरू में मैं आपको बताऊंगा वर्जन कंट्रोल क्या है और उसकी ज़रूरत कैसे पड़ी और कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा प्लान क्या है आगे. ठीक है. तो बेसिकली जो वर्जन कंट्रोल है वो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी चीज़ें हैं उनको उन पे ट्रैक रखने के लिए है. सही है. अगर मैं इसकी रियल वर्ल्ड से एग्जांपल दूं. ठीक है. तो वो ये है कि अगर आप चेस आपने कभी खेली हो. ठीक है ना. चेस बोर्ड पे आप बैठे हुए आप खेल रहे हैं एक फिजिकल जो एक गेम है चेस बोर्ड की बात कर रहा हूँ. कंप्यूटर पे नहीं कि मतलब शेयर करके एक दूसरे के साथ आप लगे हुए हैं. लेट्स सपोज कि आप लोग बैठे हैं आप गेम खेल रहे हैं चेस बोर्ड पे और ऑल ऑफ सडन आपका चेस बोर्ड गिर जाता है नीचे. तो आप किस तरह ट्रैक रखेंगे कि जो चीज़ें जहाँ पे आपने रखे हुए थे अपने. ठीक है ना. जो ट्रैक था उसका उस गेम का उसको किस तरह आप मेंटेन करेंगे. आप उसको मेंटेन कर ही नहीं सकते. तो वर्जन कंट्रोल कुछ यूं करता है कि हमारी एक एक जो चेंजेस होती हैं. ठीक है. उनको बेसिकली वो ट्रैक कर रहा होता है ताकि अगर कल को कोई चीज़ इस तरह हो जाए जिसको हमने रिवर्ट करना हो हम उसको रिवर्ट कर पाएं और हम देख सकें कि ये चीज़ हमने क्यों की थी. ठीक है. तो इसी तरह इसकी एग्जांपल कुछ रियल वर्ल्ड से इस तरह कि हम चेस बोर्ड में कोई एक मूवमेंट करते हैं तो उसको हम कैप्चर कर लेते हैं ताकि अगर हमारा चेस बोर्ड नीचे गिरता है तो हम उन मूवमेंट्स को पीछे जो कि कैप्चर की हुई हैं उनको देखते साथ ही हम उस चेस बोर्ड को वापस रीअरेंज कर सकें. ठीक है. तो इसकी जो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि पहले ये होता था बहुत पहले जाकर अगर आप आज से कोई 10 साल पीछे चले जाएं या इससे भी ज़्यादा क्योंकि वर्जन कंट्रोल तो का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है. ये आज का नहीं है बहुत पुराना है. लेकिन अगर कोई बंदा वर्जन कंट्रोल नहीं यूज़ कर रहा तो उसके ड्रॉबैक्स क्या होते थे. लेट्स सपोज आप सारे जो हैं बेसिकली स्क्रिप्ट्स का तो आपको आइडिया है. आपने बैश पे एक स्क्रिप्ट लिख दी है. ठीक है ना. उसमें कुछ चेंजेस कर दी. ठीक है. और आप चाहते थे कि आपने रिवर्ट करनी है वो चेंजेस या वो आपके पास एक फोल्डर था उसमें मल्टीपल बैश स्क्रिप्ट्स थी और कोई बैश स्क्रिप्ट आपसे डिलीट होगी लेकिन अब आप चाहते हैं वो आ जाए. तो उसको कैरी ऑन करना बहुत मुश्किल हो गया था. ठीक है ना. उसको कैरी ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता था. ठीक है. उस पर ट्रैक रखना अगर कोई चीज़ डिलीट हो गई है उसको वापस लेके आना. तो यहाँ पे जो गिट है गिट ने जो कि एक वर्जन कंट्रोल है. ठीक है. इसने हमारी लाइफ सेव कर दी है यहाँ पे. ठीक है. आप कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं जो कि पहले आपकी फाइल में थी लेकिन अब नहीं है और आप आगे जाके लेट्स सपोज 1 महीने बाद चाहते हैं आगे जाके कि यार ये चीज़ मैंने वापस लेके आनी है वो हर चीज़ ट्रैक होगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चेस बोर्ड पे हर मूवमेंट ट्रैक है. ठीक है. कुछ स्टेजेस होती हैं हमारे पास जो कि गिट का अपना कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है. तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है लोकल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ होता है रिमोट के पॉइंट ऑफ व्यू से. लोकल के अंदर भी जो होता है वो शिफ्टिंग होती है जिस तरह मैंने आपको बताया हम कैप्चर करते हैं तस्वीर. ये बिल्कुल सिमिलर उसी तरह है क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स इसलिए देता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम इतने टेक्निकल हो जाते हैं और हम उसको ना रैशनलाइज नहीं कर पाते उस चीज़ को. तो ये बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह हम अपने मोबाइल से तस्वीर खींचते हैं. ठीक है ना. उसके बाद हमें प्रॉम्प्ट होता है आगे से कि डू यू वांट टू सेव इट. हम कहते हैं यस. ठीक है. हम वहाँ पे उस इमेज का नाम रखते हैं और उसके बाद फिर हम सेव कर देते हैं अपनी डायरेक्टरी में मोबाइल की. उसके बाद फिर हम मोबाइल से वही पिक्चर पकड़ के अपलोड कर देते हैं गूगल ड्राइव पे या फेसबुक पे. तो बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट है टेक्निकली गिट का. तो यहाँ पे लोकल में वो आपका मोबाइल फ़ोन है जहाँ पे आप वो पिक्चर खींच रहे हैं. ठीक है. उसके अंदर वर्किंग डायरेक्टरी है जो कि आपको मोबाइल के अंदर एल्बम्स होती हैं. ठीक है. फिर एक स्टेजिंग एरिया होता है जहाँ पे आप सेव कर रहे होते हो.
ठीक है ना, और वो वहाँ पे जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है वो आपकी लोकल रेपो होती है। ठीक है, जब मैं रेपो की बात करूँ ना, अक्सर लोग जो होते हैं रिपोजिटरी पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। रिपोजिटरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बकेट है। ठीक है, जिस तरह हम डेटाबेसेस की बात करते हैं, स्टोरेज फाइल्स की बात करते हैं, ये सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका डाटा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। डाटा किसी भी सूरत में हो सकता है। रिपोजिटरी मेनली हम टेक्नोलॉजी में यूज उस चीज़ के लिए करते हैं कि रिपोजिटरी सिर्फ कोड को स्टोर करने के लिए होता है आपका। ठीक है, तो इसमें इतना सच कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ठीक है, और आगे अगर मैं वर्क फ्लोज पे जाऊँ गिट के, तो जिस तरह हमने अभी देख लिया है वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और रिपोजिटरी है, इसमें हम आगे जाकर देख रहे होंगे कि गिट ऐड होता है, जो कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब आपने तस्वीर खींच ली, अब आपने उसे सेव करना है तो गिट ऐड, ठीक है ना, वो आपको स्टेजिंग एरिया मतलब आपके फोल्डर में ले जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद अगर आपने उसको फर्दर मोर जो है आगे प्रोसेसेस में लेके जाना है तो उसको आप गिट कमिट कर देते हो, ताकि वो एक दफ़ा मार्क हो जाए कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वुड बी के गिट हब क्या है। ठीक है, गिट और गिट हब में फ़र्क है। सही है, गिट इटसेल्फ इज़ अ वर्जन कंट्रोल। ठीक है, लेकिन गिट हब की जहाँ पे बात आती है तो गिट हब इज समथिंग दैट इज एक्चुअली द वेबसाइट जहाँ पे जाकर आप अपनी रिपोजिटरीज को मेंटेन कर रहे होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा आप ओपन सोर्स के बारे में, जिस तरह कि अभी थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पे जब सेशन हो रहा था तो किसी ने मेंशन किया कि ओपन सोर्स, तो काफ़ी ओपन सोर्स जो कोड है वो इस ग्लोबल बंच ऑफ रिपोजिटरीज के अंदर ये एक मॉल है रिपोजिटरीज का जहाँ पे आपका ओपन सोर्स कोड लिव करता है। ठीक है, गिटहब को इस तरह समझ लें जिस तरह एक एम्पोरियम मॉल है। ठीक है ना, और उसके अंदर मल्टीपल शॉप्स हैं, वो जो शॉप्स हैं वो रिपोजिटरीज हैं, मतलब रिपोजिटरीज के अंदर आपने अपना कोड जो है वो सेव करके रखा हुआ है। जिस तरह मैंने पहले बताया, रिपोजिटरी इज नथिंग मोर देन अ स्टोरेज वेयर यू जस्ट स्टोर योर कोड। ठीक है, अच्छा, अब इन जर्नल फ्लो जो है इसको हम देख रहे होंगे आगे जाकर कि वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया तक किस तरह चीज़ें जाती हैं, और फिर वो लोकल रेपो पे किस तरह जाती हैं, और फिर रिमोट में किस तरह जाती हैं। जो हमारी रिपोजिटरी होती है ना, जो गिटहब पे एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है ना, वो हमारी रिमोट रेपो होती है। जो हमारे लैपटॉप में एग्जिस्ट कर रही होती है वो क्या होती है, हमारी लोकल रेपो होती है। सही है, तो इसको हम मोर डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, आगे जाकर मैं इस चीज़ को रैशनलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, इस कोर्स में कि गिट ऐड किस तरह होता है, गिट कमिट किस तरह होता है। और इसके साथ साथ दिस इज नॉट व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी, इट्स नॉट लाइक इनफ, but we are actually going to look into the code base too, that how things are working in the local environment, and how we can manipulate it at our best. And this is all what we are going to have in the flow work. Okay, so going ahead, अब हम देखते हैं कि कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि इनिशियल बिगनर लेवल पे जो बेसिक्स हैं गेट की। तो ये वो एक वो सेक्शन है जहाँ से हम बिगनर्स लेवल पे, यू कैन से कि एक नोविस बंदा आया, अब उसने गिट सीखनी है, तो गिट की कुछ कमांड्स हैं, हम उनको एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ठीक है, जो कि कैटेगराइज मैंने इस तरह किया कि एक रिपोजिटरी सेट किस तरह करते हैं, तो उसमें ये 4 कमांड्स जो हैं वो बेसिक कमांड्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, जिसमें से पहली 2 कमांड्स इस तरह की हैं, गेट इनिट और गेट क्लोन, जो कि अक्सर औकात यूज हो रही होती हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज जो कमांड्स हैं वो यही 2 हैं। ठीक है, देखते हैं अब गेट इनिट। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि सेटिंग अप रिपोजिटरी में 2 कमांड्स हैं जो कि बहुत कॉमन है, गेट इनिट और गेट क्लोन। तो गेट इनिट क्या कर रहा होता है, गेट इनिट का काम, इनिट से तो आप लोग सारे जो हैं वो आपको आइडिया होगा, बेसिक एक जो कॉन्सेप्ट है, एक जनरल एब्स्ट्रैक्शन है इनिट की। इनिट का मतलब है किसी चीज को इनिशियलाइज कर देना। तो जब भी आप किसी डायरेक्टरी में खड़े होकर गेट इनिट की कमांड को रन करते हैं तो वो जो डायरेक्टरी होती है वो मार्क हो जाती है एज अ वर्जन कंट्रोल। ठीक है, एक गेट इनिट का काम है। फिर गेट क्लोन का क्या काम है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पब्लिक रिपोजिटरीज भी हैं, प्राइवेट रिपोजिटरीज भी हैं। गिटहब एक ऐसी जगह, एक एम्पोरियम मॉल है जिसने मतलब हर तरह की रिपोजिटरी को जो है वो रखा हुआ है। वहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं उनको आप रिपोजिटरीज कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और उनके अंदर जितने भी स्टॉक पड़ा हुआ है वो आपका कोड है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा बहुत और एलेबोरेट कर सकूं तो यू कैन से ओवर हियर, let me show you guys something over here, GitHub. Okay,
तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हम एक रिपॉजिटरी जो है वो इस तरह क्रिएट करते हैं बेसिकली गिटहब पे जाकर। तो रिपॉजिटरी जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको जो एक होता है कि हमने इनिशियलाइज की, जो पिछले स्टेप पे मैंने आपको बताया था, लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि आप इंटरफेस यूज करके गिटहब का एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पे हम कर लेते हैं LBS, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, ओके टैग, ओके इसको मैं प्राइवेट रखता हूँ, क्रिएट रिपॉजिटरी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको क्लोन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लोन करने के लिए इसने हमें जो है ये URL दिया हुआ है, सही है। तो क्लोन बेसिकली ये काम करता है कि जब आप रिपॉजिटरी को क्रिएट कर रहे हैं गिटहब पर जाके और उसको आप अपने लोकल सिस्टम पे लेके आना चाहते हैं, तो क्लोन का काम सिर्फ ये होता है, आप जाके क्लोन कर सकते हैं उसे। The URL that is provided by the GitHub itself, you can see that as I have told you कि एक URL होता है, git clone के आगे हम वो URL को स्पेसिफाई करते हैं और हम क्लोन कर लेते हैं उसे, ठीक है। आगे जाके कुछ कमांड्स इसकी जो हैं वो रिलेटेड हैं गिट क्लोन के बाद कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ को कैप्चर कर रहे होते हैं गिट में या वर्जन कंट्रोल में, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम स्नैप्स लेते हैं, हम तस्वीरें कैप्चर करते हैं, तो हम उसके साथ साथ जो है हमारी आइडेंटिफिकेशन भी जा रही होती है कि ये यूज़र था और ये उसकी ईमेल थी जिसने ये चीज़ को एग्जीक्यूट किया। तो उसकी अगर आपने कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करनी है तो उसके लिए एक यूटिलिटी है git config की, जो कि कमांड है, सिंपली आप उसको यूज़ करते हुए अपनी ईमेल या यूज़र नेम सेट कर सकते हैं। इसी तरह एलियस का तो आपको सबको पता है कि किस तरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं चीज़ें, तो कॉमन चीज़ है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्ट्रेटजी जो कि अक्सर औकात आप लोग बैश में भी यूज़ करते होंगे, एसक्यूएल में भी यूज़ करते होंगे कि कभी भी आपने किसी कमांड को जो है रीयूज़ करना है तो आप उसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप गिट में एक चीज़, गिट की कुछ कमांड्स हैं जो कि आप मोस्ट ऑफ्टनली यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं वो बहुत लंबी कमांड बन जाती है, उसको बार बार लिखना ना पड़े, तो आप उसको सिंपली एक जो है शॉर्ट हैंड, यू कैन से दैट यू जस्ट प्रोवाइड अ सिंपल कमांड टू इट, और आप उसको उस मतलब वेरिएबल एज अ वेरिएबल आप उसको ट्रीट कर लेते हो कि जब भी आप उसको कॉल करते हो तो वो चीज़ कॉल होती है। सिंपली इट्स जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट, इट्स जस्ट सिमिलर टू द एक्सपोर्ट वन जो आप लिनक्स में यूज़ करते हो, एक्सपोर्ट करते हो चीज़ें और उसको आप रीयूज़ करते रहते हो, तो ये बिल्कुल सिंपल उसी तरह है। इसी तरह हम देखते हैं, जिस तरह हमने पहले देखा कि सेटिंग अप जो था, हमने सेटअप देखा था कि हम गिट को किस तरह सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें हम चेंजेस को ट्रैक रखने के लिए अब हमें गिट जो है कुछ और कमांड्स दे रहा है। पहले हमने सेटिंग करने के लिए देखा कि हम अगर सेटअप कर रहे हैं गिट का इनिशियल लेवल पे तो कौन कौन सी कमांड्स हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अब चेंजेस को जो है हम सेव करने के लिए कौन कौन सी कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पहली आती है गिट ऐड, ठीक है। पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्टेजिंग एरिया है, वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। अगर आप पीछे थोड़ा बहुत जाएं यहाँ पे तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि वर्किंग डायरेक्टरी है, स्टेजिंग एरिया है, लोकल रैपो है, रिमोट रैपो है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जहाँ से आपकी तस्वीरें हैं, जो कि जो स्नैपशॉट जिनको कहते हैं, आपके कोड की स्नैपशॉट जो है वो गुजर के जा रहे होते हैं। तो गिट ऐड का जो बेसिक काम होता है ना, गिट ऐड का जो बेसिक काम होता है, ठीक है ना, वो आपके चेंजेस को पकड़ के ना वर्किंग डायरेक्टरी से, ठीक है, स्टेजिंग एरिया में ले जाता है, ठीक है, कोड को, ठीक है। तो बेसिक काम इसका ये होता है, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं कोड, मतलब आपने किया कोड, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि भाई ये मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अब ये गिट के स्टेजिंग एरिया में चले जाए तो आप गिट ऐड की कमांड को रन कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह गिट कमिट होता है। कमिट बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह हमारे पास एसक्यूएल में कमिटमेंट होती है, उस तरह की कमिटमेंट नहीं जिस तरह की हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, हटकर है ये कमिटमेंट, बेसिकली टेक्नोलॉजी की कमिटमेंट है। तो ये बिल्कुल सिमिलर उसी तरह है जिस तरह के एसक्यूएल में कमिट होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस में कमिट होता है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप गिट ऐड करते हैं, सबसे पहले उसको स्टेजिंग एरिया में लेके जाते हैं, उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हैं गिट कमिट करके, साथ में आप -m का फ्लैग रेस करते हैं और साथ में आप बताते हैं कि ये किस मकसद के लिए बेसिकली जो है ये चीज़ें हम ये जो हम काम कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, या हमने किया क्या चेंजेस किए हैं हमने, ठीक है। और मूविंग अहेड, इसी तरह हमारे पास स्टैश आता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता।
मेरा इंडस्ट्री में इतना एक्सपीरियंस हो गया, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस डेवलपर्स, दे स्टिल डोंट नो व्हाट इट एक्चुअली मींस। तो स्टैश जो है वो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर देता है। अक्सर औकात ये होता है, आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं और ऑल ऑफ सडन आपको कंफ्यूजन हुई कि यार नहीं मैंने यार ये चीज़ को ना रिमूव करना है। लेट्स सपोज मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा था जिसका काम था कि मैं एक डायरेक्टरी को रीनेम करूं, ठीक है, और उसको रीनेम करके जो है इस टास्क को एग्जीक्यूट करूं। लेकिन आपको फिर लिखते लिखते ख्याल आया कि नहीं यार, दिस इज समथिंग दैट आई शुडंट डू। मैं इस रिपोजिटरी में इस फोल्डर इस डायरेक्टरी के अंदर एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और उसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। बट स्टिल यू आर कंफ्यूज एंड यू हैव टू सी व्हाट आर गोइंग टू बी द चेंजेस जो कि आपने सोचे हुए हैं। तो आप ये कर सकते हैं, जो चेंजेस आप कर रहे हैं उसको वक्ती तौर पर आप स्टैश कर सकते हैं। स्टैश का मतलब होता है स्टोर कर देना, ठीक है। जैसे ही आप गेट स्टैश करेंगे, ठीक है, तो जो लास्ट कमिट आपका हुआ होगा उसके बाद जितने भी चेंजेस आपने किए हैं वो सारे आपके पास सेव हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप दूसरा कोड लिख रहे हैं और आपको फील होता है नहीं नहीं पहले वाला ही ठीक था, तो आप इस तरह कर सकते हैं, आप रिवर्ट करते साथ ही उसको स्टैश को अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी पहले चीज़ें आपने लिखी होंगी वो सारी दोबारा से अप्लाई हो जाएंगी। और इसी तरह आगे जाकर गेट इग्नोर इज़ अ वेरी मैंडेटरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अक्सर औकात ये होता है, कुछ सिस्टम जनरेटेड फाइल्स होती हैं, जैसे पाइथन में हम वर्चुअल एनवायरनमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर गो के अंदर भी इसी तरह कुछ चीज़ें हैं, कुछ यूटिलिटीज़ होती हैं। जिस तरह जावास्क्रिप्ट पे हमारे पास पैकेज.json होता है जो कि मॉड्यूल्स डाउनलोड करता है, वो हम पुश नहीं कर सकते गिटहब पे क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मेस। जो रिपोजिटरीज होती हैं जितनी वो कॉन्साइज हो, ठीक है, उतना ही अच्छा होता है। एक्सटेंडेड वे ही ये है कि रिपोजिटरी को के अंदर जो है वो लाइब्रेरीज को इंक्लूड नहीं कर देना चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम वजाहत। हेलो जी या आवाज आ रही है मेरी? या आवाज आ रही है बिल्कुल। यार वजाहत, आई थिंक आप अभी ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो माशाल्लाह ना। तो ये तो हम लोग अपनी कोर्स ऑर्डर में सीखेंगे, आप बस टॉपिक्स बता दो क्या क्या करेंगे। माशाल्लाह आप तो हर चीज गिट इग्नोर स्टैश ये तो हम लोग ऑब्वियसली ये सब चीजें कवर करेंगे। बस ओवरव्यू दे दो यार एक छोटा सा ना, ताकि सम अप करें हमें पता लगे हमने क्या पढ़ना है। हाँ श्योर ठीक है कोई इशू नहीं है। तो मैं गिट इग्नोर से आगे कैरी ऑन करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे दूँ, सही है। और फिर इंस्पेक्टिंग को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कि इंस्पेक्ट किस तरह कर सकते हैं हम रिपोजिटरीज। उसमें हम बहुत प्राइमरी कमांड्स जो हैं उनको डोमेस्टिफाई कर देंगे जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, सही है। और इनको एलेबोरेट किया जाएगा और प्रैक्टिकल भी दिखाया जाएगा। और उसके बाद सिंकिंग से रिलेटेड होगा जिसमें प्राइमरी कमांड्स हैं गेट पुश और गेट पुल, जिसको आगे लेके जाकर, ठीक है, रैशनलाइज किया जाएगा। और इसकी भी एग्जांपल्स होंगी साथ साथ। और जहाँ पे जो चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं इस पे बिल्कुल आप वो मत समझिएगा कि और ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंट फ्लैग्स को जो है वो डिस्कवर भी कर रहे होंगे। इसी तरह पीआर का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि यार नोटिफिकेशन और डिस्कशन और फॉलो अप कमेंट्स में कितनी हेल्प करती है हमें पीआर का बेसिक मकसद क्या है, ठीक है। और जितनी चीज़ें मैं अभी बता चुका हूँ आप लोगों को वो 30% ऑफ आइडिया था बेसिक्स का आपको, ठीक है। तो गिट खाली ये चीज़ नहीं है, गिट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी डेवलपमेंट, आपकी स्क्रिप्टिंग और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान बना देती है, ठीक है। तो बेसिक्स जितनी भी मैंने आपको बताई हैं ऊपर, ठीक है, वो कि 30% बेसिक्स थी, ठीक है। बाकी जो है वो 70% कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं गिट के, और कुछ टिप्स हैं जिनको हमने प्लान्स में डिवाइड किया है। तो प्लान ए हमारा ये है कि हम ब्रांचेस और वर्कफ्लोज पे काम कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि सेंट्रलाइज वर्कफ्लोज हम किस तरह बना सकते हैं और फीचर ब्रांच वर्कफ्लो किस तरह होते हैं, गिट फ्लो जो होते हैं वो किस तरह होते हैं। जिस तरह आप को अगर आइडिया है या नहीं है, गिट हब इटसेल्फ हमें जो है एक्शंस देता है जहाँ पे हम CI/CD को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और वो उसको खुद ही हैंडल करता है। और इसी तरह हमारे पास फिर प्लान बी है जिसमें हम देखेंगे SVN टू गिट किस तरह आ जाता है। मैंने आपको बताया वर्जन कंट्रोल के बारे में, वर्जन कंट्रोल एक कॉन्सेप्ट है। जिस तरह गिट है इस तरह SVN भी एक वर्जन कंट्रोल है। तो SVN पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप नोट करेंगे एंटरप्राइज लेवल के वो SVN यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमने SVN से गिट पे आना है तो वो किस तरह हम आ सकते हैं, उसकी पूरा जो है ट्रांसफ़र किस तरह कर सकते हैं, उसको पूरा जो है ट्रांसपाइल किस तरह कर सकते हैं, ये हम देखेंगे इस सेक्शन में।
और फिर प्लान ही ये है कि कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जिस तरह गिट हुक्स, जो कि बहुत बड़ा एक टॉपिक है, आई बिलीव इट्स मेनली यूज्ड इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे गिट LFS, ठीक है, जो कि एक लार्ज फाइल स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से गिट को एक्सप्लोर करेंगे हम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे और भी टॉपिक्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे इस ओवरऑल सेशन में। तो दिस इज ऑल अबाउट गिट एंड गिटहब। परफेक्ट, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया वजाहत आपने। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं वजाहत से। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम वजाहत भाई। वालेकुम सलाम। मेरा एक ये क्वेश्चन है कि अक्सर औकात हम देखने में आता है कि कंपनीज ना कुछ उनका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है उन्होंने, जैसे SVN की आप बात कर रहे हैं, वो यानी कि गेट को इतना समझते नहीं है सिक्योर, या क्या सीन होता है, वो इसको शिफ्ट नहीं करते अपना कोड? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, कुछ यूं सीन्स हैं कि हमारे पास जो इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं जो कि इतनी कैपेशियस होती हैं कि उनको जो है ना मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको शिफ्ट करना कितना मुश्किल होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आपने अपने ऊपर वाले कमरे का, अगर आप ऊपर वाली स्टोरी में रह रहे हैं, ठीक है ना, उसका आपको वॉशरूम नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, तो don't you think it would be a very expensive process? Definitely it is going to be a very expensive process. तो जो कंपनीज होती हैं उनका बिजनेस जो चल रहा होता है, उनकी कोशिश ये होती है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव रह के ना अपने मॉडल और अपने बिजनेस को जो है वो रन कर रहे हो। अगर कोई SVN से गिट पर आता है, गिट पे आना चाहता है, ठीक है ना, तो वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है जिससे काफ़ी ज़्यादा कंपनीज इग्नोर करती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको फील होता है कि अब ये पॉइंट आ गया कि हमें ट्रैक्स जो हैं वो एफिशिएंटली हैंडल करने हैं, क्योंकि उनके फीचर्स जो हैं वो डेफिनेटली वो प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं दिन ब दिन, वो अपने आप को इन्हांस कर रहे होते हैं। तो जो इन्हांस वाले मॉडल्स होते हैं बिजनेस के, ठीक है, वहाँ पे फिर वो लोग फिर SVN से जो होते हैं वो गिट पे आते हैं। जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो इन्हांस नहीं हो रही, जो कि चल रही हैं सिंपली, आपको ये चीज़ फिनटेक के वर्ल्ड में मिलेगी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में अक्सर होता है कि जो चीज़ें एक दफ़ा डेवलप की जाती हैं उनको दोबारा मेंटेन या एनहांस करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो वो लोग फिर ये करते हैं कि वो जितना अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करते हैं अपने आप को जो है शिफ्ट करने से। नो, दे डोंट माइग्रेट द थिंग्स। आप लोग कर सकते हो। असल में वजाहत को इंटरप्ट सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि वो ये चीज़ें इंशाल्लाह वो अपने कोर्स कंटेंट में भी कवर करेंगे जब उनका पार्ट स्टार्ट होगा। ही इज़ एक्सप्लेनिंग वेरी वेल, और ये चीज़ें तो ऑब्वियसली उन्होंने प्रैक्टिकली करके भी दिखानी है, तो सिर्फ थ्योरेटिकली थी, तो वो चीज़ें आप लोगों को सिखाएंगे भी, बताएंगे भी, और उसमें वर्किंग भी प्रॉपर तरीके से होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें, अदरवाइज आज का हम सेशन ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह लिनक्स का पार्ट स्टार्ट होगा, और लिनक्स के बाद फिर डॉकर स्टार्ट होगा, और माइट भी गेट और गिटहब हो सकता है, बट इट्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी। सो लेकिन कोर्स का जो पूरा फ्लो है वो हम लोग एक आपके साथ इंशाल्लाह मैं आज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, और अगर किसी को कोई इशू है, कोई चीज़, तो आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो डिटेल्स हैं जो चैट में शेयर कर दी हैं अबाउट द वेबसाइट, अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और जिनकी हो चुकी हुई हैं वो कंफर्म है। जी तैयब, आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें। एक मेरा क्वेश्चन है कि सर गिट की जो कमांड लाइन है, जो CLI है, इसके बगैर भी तो गिट डेस्कटॉप जैसी, या इसके अंदर प्लगइन्स हैं हमारे VS कोड में, तो कुछ लोग उससे भी तो जॉब्स चला ही रहे हैं। तो क्या ऐसी एसेंशियल नीड है जो कि हमें CLI पे आना पड़ता है? और यानी कि एक ऑटोमेशन तो है ही, लेकिन और इसके अब क्या आपको लगता है कंपनी के एस्पेक्ट से क्या अब ये यानी कि रिक्वायरमेंट बन चुकी है, आनी चाहिए आपको CLI? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। यार ये डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है। इफ यू आर अ डेवलपर and you really just want to handle the things in a very quick manner, तो बड़ी बनी बनाई चीज़ें आपको बिल्ट इन मिल जाती हैं एडिटर्स के अंदर, IDEs के अंदर, ठीक है। जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे मैं पाइथन यूज़ करता हूँ, तो उसके अंदर भी हमारे पास पूरा गिट का ये देख VCS मतलब गिट होता है, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल पूरा सिस्टम होता है जिससे हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है।
तो लेकिन ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब जब आप ऑटोमेशन कर रहे होते हो ना, चीज़ों की ऑटोमेशन कर रहे होते हो, तो वहाँ पे कोई चीज़ें कुछ इस तरह की नहीं होती जो कि आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाए और वहाँ पे आप लिख लो। जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हो तो आपको गिट का पता होना चाहिए ओवरऑल। और कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कुछ ना कुछ जो होता है वो यूए के पर्सपेक्टिव से नहीं आपको प्रोवाइड किया जाता, या कुछ प्लगइन्स होते हैं वो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो फिर इसलिए टर्मिनल पे जो है कमांड्स के थ्रू जो है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं गिट में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, वो सारी चीज़ें नहीं कवर होती उसमें, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मेजर चीज़ें होती हैं, वो मेन जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं जो कि काम चला सकती हैं वक्ती तौर पर आपका, जो लिमिटेशन है उसमें रहते हुए कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको गिट के बारे में सब कुछ पता लग जाए तो यू आर गोइंग टू रियली बी शॉक्ड कि यार मतलब ये बहुत कुछ कर रही होती है अपार्ट फ्रॉम द मेन फोकस दैट इट हैज़। जिस तरह गिट हुक्स के बारे में आपको बता रहा था, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर, तो कमांड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक्सप्लोर की जाती हैं। थैंक यू सो मच वजाहत, डिटेल से आंसर दे दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन